गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सैलरी की जो फर्स्ट क्लास हुई है उसका मैं रिवीजन अभी करा रहा हूँ। 5 से 10 मिनट में पूरा फर्स्ट क्लास का रिवीजन मैं करा दूंगा। ये जो नोट्स आप बोर्ड में देख रहे हो ये मैंने हार्ड कॉपी में ऑलरेडी आप लोग को प्रिंट में दे दिया है, तो आपके बुक में ही है सब, ठीक है। सैलरी सैलरी के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, 15, 16, 17, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, बट हमें सेक्शन नंबर याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चार्जेबिलिटी फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किया था और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल वो हम लोग अभी रिवीजन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक बस चार्जेबिलिटी, सेक्शन नंबर 15। इसमें 2 पॉइंट्स याद रखना है। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, पेमेंट जो मिल रहा है एम्प्लॉय को, द पर्सन हु इज पेइंग एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग, बोथ ऑफ देम मस्ट हैव एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है, तभी वो सैलरी में चार्जेबल है। इसका सबसे इजी एग्जांपल देता हूं। मेरा कोचिंग सेंटर इज LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड आई एम द पार्टनर, तो मैं इससे सैलरी ड्रॉ करता हूं जिस विच इज कॉल्ड पार्टनर्स सैलरी। नाउ क्या पार्टनर और LLP के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है? नहीं सर, ओनरशिप का रिश्ता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है। तो एज अ पार्टनर जो भी सैलरी मैं उठाता हूं वो मेरे PGBP इनकम में जाता है, वो मेरे सैलरी इनकम में नहीं जाता है। सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कि सैलरी के अंदर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। सेकेंड टॉपिक जो हम लोगों ने सीखा था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हम लोग को बार बार काम आते रहता है। पूरा सैलरी चैप्टर इसी के ऊपर टिका हुआ है। सैलरी के अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। नंबर 1, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपका एक बेस सैलरी अमाउंट होता है जो हर महीने मिलता है। बाकी आपको जो भी मिलेगा ना, अलाउंस, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, वो सब आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो दैट इज बेसिक सैलरी। सेकेंड इज अलाउंसेस। अलाउंसेस अलग अलग एक्सपेंडिचर, लाइफ में अलग अलग पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ आपका जो बॉस है, आपकी जो कंपनी है, वो आपके सैलरी में इंक्लूड करके हर महीने आपको दे देता है। चाहे DNS अलाउंस बोल लो, चाहे हाउस रेंट अलाउंस बोल लो, चाहे ट्रैवल अलाउंस बोल लो, कन्वेंस अलाउंस बोल लो, कोई भी अलाउंस बोल लो, वो अलाउंस का जो पैसा है इट्स अ फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ paid to you with your salary. It is included in the salary itself. Whether you actually use the money for making that expenditure or not, it is irrelevant. अब कंपनी ने एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस दिया, ठीक है। अब भले ही एम्प्लॉय रेंट पे रह के घर लेता हो या अपने खुद के घर में रहता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी उसको HRA पे करेगा, दैट इज अलाउंस। तीसरा चीज है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स मोस्टली नॉन मॉनिटरी होते हैं। मोस्टली नॉन मॉनिटरी मतलब कंपनी आपको पैसा देने के बदले सीधा का सीधा फैसिलिटी दे देता है। फैसिलिटी को हम कहते हैं हिंदी में सुविधा। तो परक्विजिट्स आर द फैसिलिटीज गिवन बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉय, ठीक है। जैसे रहने के लिए आपको घर ही दे दिया, इंस्टेड ऑफ पेइंग यू हाउस रेंट अलाउंस, दे आर स्ट्रेट अवे गिविंग अ हाउस टू यू कि लो इसमें रह लो, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, दैट्स अ परक्विजिट। परक्विजिट्स कैन बी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। अक्सर एक स्टूडेंट को ना अलाउंस में और मॉनिटरी परक्विजिट में डाउट होता है, उसके लिए मैंने नीचे एक ये टेबल बनाया जो मैं समझा दूंगा, जिससे पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस केयरफुली। अलाउंस क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, अलाउंस इज अ फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ विच इज इंक्लूडेड इन योर सैलरी एंड गिवन टू यू। हर महीने की महीने आपको मिल जाता है और आप भले ही उस अलाउंस का यूज करके खर्च करो या मत करो, उससे कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड है मॉनिटरी परक्विजिट। मॉनिटरी परक्विजिट इज एक्चुअली रीइंबर्समेंट। मॉनिटरी परक्विजिट क्या होता है? इट इज रीइंबर्समेंट। मतलब आपने कोई पर्सनल एक्सपेंस किया एज एन एम्प्लॉय और बिल लाके कंपनी को दे दिया, कंपनी आपको उसका पेमेंट कर देगा, दैट इज रीइंबर्समेंट, दैट्स अ मॉनिटरी परक्विजिट। अलाउंस और मॉनिटरी परक्विजिट में क्या फर्क होता है सर, वो बताओ। ये स्टूडेंट लोग का बहुत बड़ा डाउट होता है, तो वो मैं फर्क बता देता हूं। अलाउंस के केस में कंपनी आपको सैलरी में अलाउंस डाल के देगा, आप चाहे खर्च करो चाहे मत करो, आपका पैसा है, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन रीइंबर्समेंट के केस में आप एक्चुअली खर्चा करते हो, बिल लाके कंपनी को देते हो, तब कंपनी पैसा देता है। तो यहां पे आपको वो पैसा यूज करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर के लिए, तभी आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। अलाउंस इज अ फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, ठीक है। चाहे आपका खर्चा कितना उससे हमको मतलब नहीं, फिक्स्ड अमाउंट कंपनी देगी। रीइंबर्समेंट जो मॉनिटरी परक्विजिट है, वहां पे जितना आपका एक्सपेंडिचर है कंपनी उसी बेसिस पे आपको पैसा पे करेगी। इट्स नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट, इट्स अ वेरिएबल अमाउंट। अलाउंस जो है ये हर महीने मिलते जाएगा आपको सैलरी के साथ। रीइंबर्समेंट जो मॉनिटरी परक्विजिट है वो जब जब आप खर्च करोगे उस बेसिस पे मिलेगा, हर महीने मिलना जरूरी नहीं है। वो रीइंबर्समेंट आपके एक्सपेंडिचर साइकिल के बेसिस पे होता है, तो ये डिफरेंस है। मोस्टली जो परक्विजिट्स होते हैं ना, वो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट होते हैं। मतलब कंपनी आपको फैसिलिटी दे देता है सीधा का सीधा। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग यू मनी, द कंपनी गिव्स यू फैसिलिटी, सुविधा। रहने के लिए घर दे दिया, ऑफिस में खाने के लिए मील्स प्रोवाइड कर दिए, लाइक दैट।
तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड परक्विजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक सैलरी हो गया सर, अलाउंस हो गया, परक्विजिट हो गया। चौथा होता है पिलोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट लोगों को ये पिलोस का जो कॉन्सेप्ट होता है उनका बहुत वीक रहता है, तो ये मजबूत होना जरूरी है। पिलोस क्या होता है? पिलोस का फुल फॉर्म प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। आपको ना कोई लंप सम अमाउंट देगा आपका बॉस, लंप सम अमाउंट, ये कोई मंथली अमाउंट नहीं, एक लंप सम अमाउंट पकड़ा दिया जाएगा, पिलोस। मनी lump sum payment received either before starting of employment or after termination of employment is called pillows. Sometimes pillows can be received during the employment also, बीच में भी मिल सकता है हमको, ठीक है। इनफैक्ट जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स आप जानते हो ना, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी वगैरह, वो रिटायरमेंट बेनिफिट भी एक तरह का पिलोज ही होता है। इट इज अ टाइप ऑफ पिलोस। रिटायरमेंट बेनिफिट सर आपको कब मिलता है? एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद, लमसम अमाउंट। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पिलोस। पर क्या है कि रिटायरमेंट बेनिफिट की टॉपिक इतनी बड़ी और डिटेल होती है कि उसको एक सेपरेट कंपोनेंट की तरह हम लोग शो कर रहे हैं, वरना रिटायरमेंट बेनिफिट भी एक तरह का पिलोस ही है। अब पिलोस का कंसेप्ट मैं एक बार क्लियर कर देता हूं तुम्हारे लिए। ये देखो पिलोस का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने नीचे लिख के दिया है। यूजुअली एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर और द फॉर्मर एम्प्लॉयर और द फ्यूचर एम्प्लॉयर बिफोर और आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने के पहले। जैसे आपकी अपनी एक प्रैक्टिस चल रही थी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अब आप किसी बड़े फर्म में जॉब करना चाहते हो, तो आप अपने सारे क्लाइंट्स इनको पकड़ा दोगे, तो ये लोग आपको जॉब स्टार्ट होने के पहले नॉन कंपीट फीस पे करेंगे, दैट्स बिफोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद तो सर हम लोग को मिलता ही है रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी, लीव सैलरी वगैरह। तुमने वीआरएस और रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन सुना होगा, दैट इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ पिलोस। समटाइम्स पिलोस इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, एम्प्लॉयमेंट के दौरान भी मिल सकता है। सर एग्जांपल दो, बॉस ने आपके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दिया, जैसे कि आपका लोकेशन शिफ्ट कर दिया कहीं और, या आपको डे शिफ्ट से नाइट शिफ्ट में डाल दिया, तो वो जो एडजस्टमेंट करना है उसके लिए जो टेम्पररी एक्सपेंसेस होंगे उसको मीट करने के लिए एक लमसम अमाउंट आपको दिया, कॉम्पनसेशन, कि ठीक है तुम यहां से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट होने में जो भी एक टेम्पररी अमाउंट लगता है वो मैं तुमको लमसम दे रहा हूं, दैट लमसम इज ऑल्सो पिलोस, ठीक है। सो दैट इज पिलोस। पिलोस इज यूजुअली रिसीव्ड बिफोर और आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, समटाइम्स इट कैन बी रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। तो ये सेकंड टॉपिक थी, 5 कंपोनेंट्स ऑफ सैलरीज। लास्ट, अब ये कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। सैलरी में आपको जो जो मिल रहा है, बेसिक सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट, सब आप जोड़ो, ग्रॉस सैलरी आएगा। उसे सेक्शन नंबर 16 के अनुसार 3 डिडक्शन देने पड़ते हैं। ये 3 डिडक्शन हम लोग आगे वाली क्लास में डिटेल में सीखेंगे, और फिर जाके निकल के आता है टैक्सेबल सैलरी। ओके, सो दैट वाज द रिवीजन ऑफ द फर्स्ट क्लास। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज सैलरीज की सेकंड क्लास हो चुकी है। सेकंड क्लास जो सैलरीज का वो फुल अलाउंसेस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। यू नो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन सैलरीज इज परक्विजिट्स, और परक्विजिट के ठीक पहले वाली टॉपिक है अलाउंसेस। तो अलाउंसेस की पूरी क्लास थी आज सेकंड क्लास, उसका ही मैं रिवीजन अभी कराने जा रहा हूं तुम लोग के साथ। ये 2 पेज है और फटाफट रिवीजन हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस आर फिक्स्ड मंथली पेमेंट, मतलब जो हर महीने की 30 तारीख को सैलरी मिलती है ना, उसी के अंदर अलाउंस का पैसा जोड़ा हुआ रहता है। ओके, अलाउंस का पर्पस क्या होता है? 2 पर्पसेस हो सकते हैं। पहला, टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर आपको आपके पर्सनल एम्प्लॉय के पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए दिया जा रहा है, वो भी अलाउंस है। या फिर इट कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए भी हो सकता है। पर्सनल एक्सपेंस के लिए कोई एग्जांपल दे दो, डीएनएस अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो पर्सनल है। ऑफिस एक्सपेंस रिलेटेड कोई अलाउंस है क्या? हाँ है ना, कन्वेयंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। नेक्स्ट, आप अलाउंस के पैसे को खर्च करो या मत करो, कंपनी आपको, बॉस आपको, एम्प्लॉयर आपको जरूर देगा। सो एम्प्लॉयर को फर्क नहीं पड़ता कि आप खर्च कर रहे हो कि नहीं, वो आपको जरूर अलाउंस का पैसा देता है, ठीक है। हाउएवर इनकम टैक्स लॉ को फर्क पड़ता है। इनकम टैक्स लॉ अलाउंस में एग्जेम्पशन तभी देता है जब एक्चुअली आप खर्च कर रहे हो, वरना नहीं देता है। नाउ इनकम टैक्स लॉ ग्रांट्स एग्जेम्पशन नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अलाउंसेस बट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम अलाउंसेस। सारे अलाउंसेस का एग्जेम्पशन नहीं है, कुछ कुछ अलाउंसेस है केवल जिनमें कुछ एग्जेम्पशन होता है, ठीक है। हमें ध्यान किस पे देना है? वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दोज अलाउंसेस व्हिच आर फुली टैक्सेबल, वी हैव टू फोकस ऑन दोज अलाउंसेस व्हिच आर हैविंग सम काइंड ऑफ एग्जेम्पशन, होल और पार्शियल एग्जेम्पशन। इनका जो एग्जेम्पशन देने का स्टाइल है ना, वो 3 है। नंबर 1 है फॉर्मूला बेस्ड एग्जेम्पशन, सबसे खतरनाक यही है। ये एचआरए में होता है, हाउस रेंट अलाउंस में ना इन्होंने एक फॉर्मूला बना रखा है, 3 चीजें निकालो, उसमें से जो लोअर है उतने का एग्जेम्पशन, सो वो सबसे खतरनाक है। सेकेंड एग्जेम्पशन इनका होता है फिक्स्ड अमाउंट बेस्ड एग्जेम्पशन, जहां
आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर के अमाउंट से हमें मतलब नहीं है, एक्सपेंडिचर होना चाहिए पर कितना होना चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, मैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर तुम्हारे सामने दो एग्जांपल रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। दो एम्प्लॉइज है कंपनी में, दोनों को सेम सैलरी मिलता है, सेम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कंपनी की तरफ से मिलता है। एम्प्लॉय नंबर 1 के बच्चे नहीं है तो गवर्नमेंट उसको कोई कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तो उसको फिर भी अलाउंस देगी। अब गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपके बच्चे ही नहीं है तब आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा एम्प्लॉय है, उसके 2 बच्चे हैं तो उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में एग्जेम्पशन मिलेगा, जो होता है 100 रुपया पर मंथ इंटू पर चाइल्ड इंटू 12 मंथ्स, वो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। दूसरी चीज आप समझो, यहां पे जो एग्जेम्पशन मिलता है वो फिक्स्ड अमाउंट का है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका एक्चुअल खर्च क्या है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, कंपनी एजुकेशन अलाउंस कितना दे रही है, 150 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना लग रहा है, लेट अस से 80 रुपीज पर मंथ। कंपनी एम्प्लॉय को 150 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड देती है अलाउंस का, और उसका एक्चुअल खर्चा कितना, 80 रुपए। 80 रुपए से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट उसको 100 रुपए का एग्जेम्पशन देगी, तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 100 रुपए का। तो एक्चुअली कंपनी 150 रुपया पर मंथ दे रही है, खर्चा हो रहा है 80 रुपया, 70 रुपया फायदा हो रहा है, पर 70 रुपए पे टैक्स नहीं है, टैक्स सिर्फ 50 रुपए पे ही है। 150 रुपया अलाउंस जो मिला माइनस फिक्स्ड एग्जेम्पशन 100 रुपया। ओके, थर्ड, एक्चुअल एक्सपेंस बेस्ड एग्जेम्पशन, कि आपका एक्चुअल खर्चा जो हुआ उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। ये उन अलाउंसेस के लिए मिलता है जो ऑफिस एक्सपेंसेस से कनेक्टेड होते हैं, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, वहां जितना खर्च हुआ है उतने का एग्जेम्पशन है। सो ये 4 नंबर पॉइंट जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जेम्पशन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, फॉर्मूला बेस्ड एग्जेम्पशन, फिक्स्ड अमाउंट एग्जेम्पशन, एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंस बेस्ड एग्जेम्पशन। अब ये अलाउंसेस की समरी चार्ट है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाला है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दोज अलाउंसेस व्हिच आर फुल्ली टैक्सेबल, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। थर्ड तरफ उधर है फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। ये जो फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस है ना, ये भी मोस्टली आपके जो जज होते हैं ना कोर्ट में, जजेस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके लिए है। ठीक है, तो उस पर भी आपको उतना ध्यान नहीं देना है, आपको मेन फोकस करना है उन अलाउंसेस पे जो पार्शियली एग्जेम्प्ट या पार्शियली टैक्सेबल है। ठीक है, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फुल्ली टैक्सेबल वाले ये आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने में एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। फुल्ली एग्जेम्प्ट में भी एफर्ट नहीं डालना, वो जजेस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। मेन एफर्ट किस पे जाएगा, पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में। इसमें 3 कैटेगरी होते हैं, ये हम अगले पेज में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। याद आपको रखना है, एग्जेम्पशन का जो अमाउंट है वो कभी भी अलाउंस से ज्यादा नहीं हो सकता। जितना आपको अलाउंस मिला है आप उतना एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। अब पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंस है, आई टोल्ड यू सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो पार्शियली एग्जेम्प्ट वाला है, वो यही कैटेगरी है। उसमें 3 पार्ट है। सॉरी, ए बी सी। नंबर ए, सेक्शन नंबर 10 का 13 है, इसमें किस चीज से अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस। फॉर्मूला उसका होता है, 3 चीजें होती है, उसमें से लोअर लेना पड़ता है। हाउस रेंट अलाउंस नीचे अपने डिस्कस करेंगे, सी बिलो। सेकेंड है 10 का 14 का 1 स्पेशल अलाउंसेस। 10 का 14 का 1 डील्स विद दोज अलाउंसेस विच आर कनेक्टेड विथ योर ऑफिस वर्क। ठीक है, विच आर कनेक्टेड विथ योर ऑफिस वर्क, ये कहीं ना कहीं आपके ड्यूटी से कनेक्टेड है। ठीक है, आपके ऑफिस वर्क से कनेक्टेड है, तो यहां पर आपको एग्जामिनेशन उतना ही मिलता है जितना आप एक्सपेंस करते हो। ऑफिस का काम के लिए अलाउंस मिला है तो जितने खर्च हुए उतना एग्जामिनेशन, बाकी जो आपको पैसा बच गया दैट इज टैक्सेबल। इसमें 6 अलाउंसेस आते हैं जो नाम लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, ये 6 अलाउंसेस हमें याद रखने पड़ते हैं। ये 6 अलाउंसेस में जितना आप एक्सपेंडिचर करोगे उतना ही आपको एग्जामिनेशन मिलेगा। एग्जामिनेशन इक्वल टू अमाउंट एक्चुअली इनकर्ड। 10 का 14 का 2 ये स्पेशल अलाउंसेस है विच आर बेसिकली कनेक्टेड विथ योर पर्सनल एक्सपेंस, ये आपका पर्सनल एक्सपेंस होता है। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट ने फिक्स्ड अमाउंट का एग्जामिनेशन दे रखा है, वो फिक्स्ड अमाउंट आपको एग्जामिनेशन मिलेगा। तो यहां एग्जामिनेशन का फॉर्मूला है स्पेसिफाइड अमाउंट या फिक्स्ड अमाउंट। ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, इसमें 14 अलग अलग अलाउंसेस है जिनके लिए कुछ फिक्स्ड अमाउंट का अलाउंस बोला हुआ है। सबसे ज्यादा फेमस 2 है जो एग्जाम में सम्स में ज्यादा आता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एज यू कैन सी 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, और दूसरा होता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, वो 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है। अब हाउस रेंट अलाउंस आखिरी टॉपिक है, ये अच्छे से याद रखना पड़ता है। इसमें फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये रहा आपके सामने।
फॉर्मूला में 3 चीजें, नंबर 1 HRA रिसीव्ड, आपको आपके कंपनी से कितना HRA मिला। सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का यहां पे फॉर्मूला होता है BD1C, बेसिक सैलरी, D1 मतलब DNS अलाउंस दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड C कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा क्या है 50% ऑफ सैलरी। अगर आप 4 शहर ऐसे हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इनमें रहते हो तो 50% है, वरना 40% है। यहां पे भी सैलरी लिखा है, सैलरी का वही मतलब है BD1C। सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट को यही होता है कि उसको HRA का फॉर्मूला याद नहीं रहता कि HRA में 3 चीज निकालो, उसमें से जो लोअर है वो एग्जाम्शन है, तो याद कर लो प्लीज। नंबर 1 HRA रिसीव्ड, क्योंकि जो मिला है उससे ज्यादा एग्जाम्शन तुमको मिल ही नहीं सकता। बहुत सारे एग्जाम्शंस के फॉर्मूला में 3-4 पॉइंट होते हैं, उसमें पहला पॉइंट हमेशा ये होता है कि आपका एक्चुअल अमाउंट कितना मिला, बिकॉज जितना आपको मिला है उससे ज्यादा एग्जाम्शन तो हो ही नहीं सकता। तो पहला है HRA रिसीव्ड, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीसरा है 50% या 40% ऑफ सैलरी। उसको लेके मैंने कुछ नोट्स भी दिखे हैं, देख लो। अगर आप रेंट का एक्सपेंडिचर बियर करते हो तब तो आपको एग्जाम्शन है, वरना नहीं है। जैसे आप अपने ही घर में रहते हो या आप अपने मम्मी पापा के घर में रहते हो, कोई रेंट का खर्चा नहीं है, तो आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। तो जब तक आपका रेंट का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा तब तक एग्जाम्शन नहीं। इट इज जस्ट लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर आपके बच्चे नहीं है तो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपया पर मंथ का एग्जाम्शन नहीं मिलता। वैसे HRA में अगर आपका रेंट का खर्चा नहीं लग रहा है तो आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। सैलरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे BD1C, बेसिक, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, एंड कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंट ऑफ टर्नओवर। अब शहर को लेके अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला कि वो एम्प्लॉय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में रहता है कि किसी और शहर में, तो हम क्या करें सर, हम 50% ले कि 40% ले? आप 40% लेके चलना, ठीक है। आप अगर कुछ नहीं बोला तो आप यही मानना कि वो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई में नहीं है, तो 40% ऑफ सैलरी का एग्जाम्शन है उसको। HRA पर्पसेस के लिए सैलरी इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन ड्यू बेसिस, चाहे अलाउंस में हाउस रेंट अलाउंस हो, चाहे परक्विजिट में रेंट फ्री अकोमोडेशन हो, दोनों में सैलरी ड्यू बेसिस पे ली जाती है। सो दैट वाज द समरी डिस्कशन ऑन अलाउंसेस आज का सेकंड क्लास पे, ठीक है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज सैलरीज की तीसरी क्लास थी और आज हम लोगों ने परक्विजिट सीखा। परक्विजिट सैलरीज पूरे टॉपिक के अंदर, सैलरीज हेडिंग के अंदर सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परक्विजिट्स में हमारे सिलेबस में टोटल 11 परक्विजिट्स है। अब ऑब्वियसली एक क्लास में नहीं हो सकता, परक्विजिट्स की 3 क्लासेस होती है। आज पहली क्लास थी, तो पहली क्लास के अंदर परक्विजिट का पूरा बेस और इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, एंड आई ऑल्सो डिस्कस्ड द मोस्ट फेमस परक्विजिट, नंबर 1 रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट परक्विजिट होता है RFA, और ये हर सम्स में होता है। कोई भी सैलरी अकोमोडेशन का सम उठा लो, उसमें तुमको रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला परक्विजिट तो मिलना ही है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अभी जो भी आज पढ़ा है शॉर्ट में रिकैप कर देते हैं। 2 पेज है मेरे सामने भी, ये रहे, फटाक से करते हैं। परक्विजिट सर कौन से सेक्शन नंबर में दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 17। और परक्विजिट के कैलकुलेशंस जितने भी वो रूल नंबर 3 में दिए हुए, सेक्शन 17 रूल 3। क्या सर हम लोगों को सेक्शन नंबर और रूल नंबर याद रखना है कि नहीं याद नहीं रखना है? टोटल परक्विजिट्स कितने हैं? 11 परक्विजिट। आज पहली क्लास थी तो इसमें परक्विजिट का इंट्रोडक्शन के साथ फर्स्ट परक्विजिट डिस्कस हुआ था। बाकी सारे परक्विजिट्स धीरे धीरे आने वाले 2 क्लासेस में डिस्कस किए जाएंगे। अब परक्विजिट का मैं तुमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। ये रहा मेरा टीचर्स नोट, लुक एट मी केयरफुली। परक्विजिट टॉपिक इज नॉट अबाउट एग्जाम्शन, इट्स नॉट अबाउट एग्जाम्शन। जैसे आप अलाउंसेस जब पढ़ते हो तो आपका फोकस क्या होता है कि आई वांट टू नो कि अलाउंसेस में कौन कौन से जगह एग्जाम्शन है। परक्विजिट में वो फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परक्विजिट में मैं आपको बता देता हूं, केवल जो छोटे मोटे परक्विजिट्स होते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत एग्जाम्शन है। जो बड़े वाले परक्विजिट्स होते हैं उसमें एग्जाम्शन होता ही नहीं है। परक्विजिट्स कुछ और ही है। व्हाट इज इट? सबसे पहले तो परक्विजिट होता क्या है? अगर कंपनी आपने एम्प्लॉय को कोई सुविधा या कोई फैसिलिटी दे रही है तो उसको हम लोग परक्विजिट कहते हैं। कहने को तो 2 प्रकार के परक्विजिट है, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी परक्विजिट का मतलब है कि एम्प्लॉय ने कोई खर्चा किया और बिल आके कंपनी को दिया, कंपनी ने रीइंबर्समेंट कर दिया, तो रीइंबर्समेंट इज मॉनिटरी परक्विजिट। पर वो उतना फेमस नहीं है, उतना काम का नहीं है। असली परक्विजिट जो होता है वो होता है नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। नॉन मॉनिटरी परक्विजिट का मतलब क्या है कि कंपनी डायरेक्टली आपको पैसा देने के बजाय सीधा फैसिलिटी दे रहा है, जैसे रहने के लिए घर दे दिया, यूज करने के लिए गाड़ी दे दिया, घर में सर्वेंट, कीपर वगैरह प्रोवाइड कर दिए, एटसेट्रा। तो डायरेक्टली कंपनी इज गिविंग फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय। Now the question is,
मोस्ट ऑफ द पर्पसेस आर नॉन मॉनिटरी इन नेचर, पर जब आप सैलरी कंप्यूटेशन बनाओगे किसी भी एम्प्लॉय का, तो कंपनी की तरफ से जो उसको बेनिफिट मिला है नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, उसका तो कुछ अमाउंट कैलकुलेट करके आपको बाहर डालना पड़ेगा आउटर कॉलम में. So you will have to calculate the monetary value of the non-monetary perquisite. मतलब कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दिया, ये तो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट है. अब इसका एग्जैक्टली बेनिफिट रुपीस टर्म्स में आपको कैलकुलेट करना है ताकि उस एम्प्लॉय की सैलरी कंपटीशन में बाहर लिख सको. तो हर नॉन मॉनिटरी परक्विजिट के लिए वी हैव टू कैलकुलेट परक्विजिट वैल्यू, पीवी. हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ता है? पीवी, परक्विजिट वैल्यू. इट्स अ मॉनिटरी अमाउंट or the benefit of the facility given to the employee by the employer. तो उसका एक मॉनिटरी अमाउंट हम लोग निकालते हैं. इसको परक्विजिट वैल्यू के ना अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है. ये देखो आप 11 परक्विजिट है ना, हर जगह परक्विजिट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अलग है. ये सारे जो परक्विजिट वैल्यू निकालने के फॉर्मूला है कहां दिए हुए? रूल 3 में. परक्विजिट्स आर टैक्सेबल ओनली इफ अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय. अब कंपनी ने सपोज अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर अलॉट कर दिया, पर वो उसमें रह ही नहीं रहा है, तो उसका फिर परक्विजिट वैल्यू काउंट नहीं होगा. लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स, छोटे मोटे परक्विजिट्स हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, जो हमें याद रखना जरूरी है. नंबर 1, टेलीफोन मोबाइल बिल. टेलीफोन मोबाइल का अगर कंपनी अलाउंस देती है फुल्ली टैक्सेबल, परक्विजिट देती है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट. इसके अलावा 3 तरह के इंश्योरेंस प्रीमियम है जो अगर कंपनी पे करे अपने एम्प्लॉय के लिए तो वो एग्जेम्प्ट होता है. हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवरेज और ग्रुप स्टाफ इंश्योरेंस स्कीम. अगर कंपनी कोई ट्रेनिंग कोर्स कराए या अपने सारे एम्प्लॉयज को क्लब या थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं जिम वगैरह का फैसिलिटीज दे तो वो एग्जेम्प्ट होता है. इफ द एम्प्लॉयर पेज द टैक्स ऑन द नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, जैसे कि एम्प्लॉय को नॉन मॉनिटरी परक्विजिट मिला, अब उसके ऊपर भी जो टैक्स का अमाउंट निकल के आएगा वो बॉस खुद ही पे कर रहा है, तो इट इज एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय बट इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द बॉस, इन द सेंस कि कंपनी का जब पीजीबीपी का कंप्यूटेशन होगा तो उसमें उसको उस टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट का रिडक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये था लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स. मैं थोड़ा फास्ट इसलिए हूं बिकॉज ये रिविजन क्लास है. अब पहला वाला परक्विजिट सबसे फेमस है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो हर सब में आता है. उसको याद रखने का मैं तुमको तरीका बता रहा हूं. ये एक चार्ट आप देख रहे हो, इस चार्ट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है. यू डोंट हैव टू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन. एक फॉर्मूला बस सिंपल सा मैं बोल रहा हूं वो याद रखना. ठीक है, व्हाट इज द परक्विजिट वैल्यू ऑफ द घर? इफ द कंपनी गिव्स यू अ घर टू लिव इन विथ योर फैमिली, उसका परक्विजिट वैल्यू एकदम सिंपल है. तुम सिर्फ याद करोगे एक ही चीज, 15% ऑफ सैलरी. एकदम सिंपल. ठीक है, कंपनी ने रहने के लिए आपको घर दिया तो उसका परक्विजिट वैल्यू कितना है? 15% ऑफ सैलरी. एकदम सिंपल. सैलरी में यहां क्या क्या आएगा सर? बीए, बीसी, डीएम. ठीक है, क्या क्या आएगा? बीए, बीसी, डीएम. बेसिक सैलरी, अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन, बोनस, कमीशन, डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट. तो ये 6 चीजें आती है, बस 15% कैलकुलेट किया, काम बन गया. बीए बीसी डीएम क्या होता है? ये रहा, देख लो. ठीक है, बीए बीसी डीएम. जब हम लोग हाउस रेंट अलाउंस पढ़ते हैं तो वहां पे जब एग्जेम्पशन मिलता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40-50% ऑफ सैलरी, वहां सैलरी का फॉर्मूला अलग होता है, वो होता है BD1C. यहां पे रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या है? बीए बीसी डीएम. ठीक है, बेसिकली ये सारे मॉनेटरी पेमेंट्स है. बेसिक पे, अलाउंस, बोनस, कमीशन, ऑल दीज आर मॉनेटरी पेमेंट्स. तो ये आप कैलकुलेट करोगे. आरएफए में एक स्टूडेंट को शुरू में दिक्कत नहीं होती, पर बाद में जाके जब वो सम्स वगैरह करता है तो उसको दिक्कत होती है. मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, एकदम सिंपल. सॉल्व करने का 2 ट्रिक है. फर्स्ट, आप सबसे पहले सम्स में सैलरी कैलकुलेट कर लो, बीए बीसी डीएम. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आप बीए बीसी डीएम कैलकुलेट कर लो सैलरी. फिर सेकंड स्टेप पे अब आप कैलकुलेट करो कि रेंट फ्री अकोमोडेशन का पूरा परक्विजिट वैल्यू क्या है, 15% ऑफ सैलरी, या फिर अगर कंपनी ने वो प्रॉपर्टी खुद रेंट पे लेके एम्प्लॉय को दिया है तो रेंट चार्जेस. 2 चीज निकलेगा, 15% ऑफ सैलरी, रेंट चार्जेस, विच एवर इज लोअर, दैट इज द परक्विजिट वैल्यू. अब अगर उसमें कंपनी ने आपको फर्नीचर वगैरह भी दिया है तो आप ऐड कर दो. अगर ओन्ड फर्नीचर है तो 10% ऑफ कॉस्ट, अगर हायर्ड फर्नीचर है तो हायर चार्जेस, वो ऐड कर दो, आ जाएगा आपका परक्विजिट वैल्यू. एम्प्लॉई से अगर कंपनी कुछ कंसेशनल रेंट या छोटा मोटा रेंट कलेक्ट कर रही है तो वो माइनस कर दो, दैट गिव्स यू परक्विजिट वैल्यू. इंपॉर्टेंट ये मेन चीज याद रखो, 15% ऑफ सैलरी, बाकी सब ना आनी जानी है. मैं बता रहा हूं मेन क्या है. घर मिला है कंपनी की तरफ से, व्हाट इज द परक्विजिट वैल्यू? 15% ऑफ सैलरी. सैलरी का फॉर्मूला बीए बीसी डीएम. जब भी तुम कैलकुलेट करो, मेक 2 वर्किंग नोट्स.
फर्स्ट वर्किंग नोट कंप्यूट सैलरी BABCDM, सेकंड वर्किंग नोट परक्विजिट वैल्यू का 15% ऑफ सैलरी, और अगर रेंट पे घर है तो ऐड कर दो विच एवर इज लोअर, फिर फर्नीचर का चार्जेस ऐड कर दो, इस तरह से, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का रिविजन। और भी परक्विजिट है वो हम लोग आगे की क्लास में करेंगे, तब रिवाइज कराऊंगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपनी सैलरीज की 4th क्लास, जिसमें परक्विजिट की 2nd क्लास थी, उसका मैं रिवीजन कराने जा रहा हूँ। ये क्लास मैंने कल लिया था, रिवीजन आज इसका सुबेरे में करा रहा हूँ। बिफोर स्टार्टिंग विद द रिवीजन एक गुड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। इस बैच में 5 इयर्स के बैच में कल शाम 6 बजे तक 100 स्टूडेंट्स टच कर गए थे। मतलब वी हैव ऑलरेडी कंप्लीट 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स हमारे इस बैच में रजिस्टर हो चुका है। बहुत सारे गूगल ड्राइव मोबाइल ऐप के स्टूडेंट्स हैं, कुछ फेस टू फेस के स्टूडेंट्स हैं। सबसे बेहतरीन बात जो हुई, ये जो 100 स्टूडेंट्स का बैच है ये पूरे इंडिया से स्प्रेड होके आया है। इसकी जो डाइवर्सिटी है ज्योग्राफिकली वो अद्भुत है। नाउ एक स्टूडेंट तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे सर व्हाई आर यू शेयरिंग दिस डेटा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। इट्स जस्ट अबाउट माय एक्साइटमेंट। आई एम सो हैप्पी बिकॉज इनकम टैक्स में आई एम अ न्यू टीचर। सो जब लोगों का एक विश्वास मिलता है तो वैलिडेशन मिलता है तो उससे खुशी होती है, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। 4th क्लास जो सैलरी की हुई थी परक्विजिट की 2nd क्लास, उसमें मैंने 4 परक्विजिट डिस्कस किए थे। पहला मैंने डिस्कस किया था रेंट फ्री एकोमोडेशन में कुछ स्पेशल केसेस जो बचे हुए थे। पिछले क्लास में तो रेंट फ्री एकोमोडेशन हो ही चुका था, पर कुछ स्पेशल केसेस बचे हुए थे, वो मैंने डिस्कस किया था। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 2 अलग अलग लोकेशन पे घर दे रहा है, ट्रांसफर हुआ है, तो टेम्पररी पहले वाला घर भी मिला हुआ है, नया वाला घर भी मिला हुआ है, तब उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको 90 दिन का टाइम देंगे टू शिफ्ट टू वन प्लेस। 90 दिन का टाइम चाहिए 3 महीने का एडजस्टमेंट्स के लिए कि बच्चों की स्कूल शिफ्ट करानी पड़ेगी वगैरह वगैरह, तो 3 महीने का टाइम देंगे। तो 90 दिन तक दोनों घर में से किसी एक घर का ही हम परक्विजिट वैल्यू टैक्स करेंगे। ओके, जो भी लोअर होगा वही हम लोग चुनेंगे। लेकिन 90 दिन के बाद अगर आप फिर भी दोनों जगह घर मेंटेन करके रखे हो तो आपका डबल RFA पे परक्विजिट लगेगा, RFA 1 पे भी, RFA 2 पे भी। ये रहा इसका समरी। देखो, फॉर फर्स्ट 90 डेज पर द वन ऑफ द हाउसेज विद लोअर परक्विजिट वैल्यू, फॉर आफ्टर दैट RFA 1 प्लस RFA 2। नेक्स्ट, सेकेंड वाला होटल एकोमोडेशन। इसमें 2 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन होटल इंडस्ट्री में होता है। जो 5 स्टार होटल्स वगैरह होते हैं ना, उनमें जो टॉप मैनेजर, सीनियर मैनेजर होते हैं, उनको होटल के अंदर ही एक रूम दे दिया जाता है रहने के लिए परिवार के साथ। तो ऑब्वियसली वहां पर हम लोग परक्विजिट वैल्यू 15% ऑफ सैलरी नहीं लगाएंगे, होटल है, कॉस्टली है, तो 24% ऑफ सैलरी लगाएंगे। तो वहां परक्विजिट वैल्यू होता है 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस व्हिचएवर इज लोअर। अगर होटल में टेम्पररी पोस्टिंग किया गया ऑफिशियल पर्पस के लिए, तब तो ऐसे ही वो 0 है। उसका ऑफिशियल पर्पस के लिए तो आप जानते हो परक्विजिट 0 है। रेसिडेंस पर्पस के लिए अगर होटल रूम दिया गया है तो फिर 24% ऑफ सैलरी। इसमें एक सेकेंड केस और है जो मेरे साथ पर्सनली हुआ था। जब कंपनी एम्प्लॉय को ट्रांसफर करती है किसी जगह रहने के लिए, तो टेम्पररी उसको होटल एकोमोडेशन देती है रहने के लिए, टेम्पररी, ताकि उस दौरान वो अपना घर वर ढूंढ ले उस इलाके में। तो 15 दिन के लिए अगर होटल एकोमोडेशन मिला है तो उसका परक्विजिट वैल्यू 0 है। 15 दिन के बाद जो भी है वो टैक्सेबल है, और उसका वही कैलकुलेशन, वही फॉर्मूला है, 24% ऑफ सैलरी फॉर एक्सेस नंबर ऑफ डेज और हायर चार्जेस व्हिचएवर इज लोअर। ऑफिशियल टूर के लिए अगर कंपनी आपको कहीं भेज रही है, रहने दे रही है गेस्ट हाउस वगैरह में, तो 0 है परक्विजिट। ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कस किया हूँ। ये तो रिवीजन सेशन है, तो मैं शॉर्ट में फटाफट बता रहा हूँ। दूसरा परक्विजिट हम लोगों ने डिस्कस किया डोमेस्टिक परक्विजिट। जैसे घर में आपके सर्वेंट, हेल्पर, अटेंडेंट दिया, या गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर दिया, तो वहां पर एग्जेम्पशन कुछ नहीं है, परक्विजिट वैल्यू का फॉर्मूला बताया और बहुत सिंपल। बोला कंपनी का जितना एक्चुअल कॉस्ट है वही, मतलब सर्वेंट दिया तो सर्वेंट की जो सैलरी है वही परक्विजिट वैल्यू है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर दिया कंपनी ने कहीं से लेके, तो जो कंपनी का कॉस्ट है वही। अगर कंपनी खुद गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बनाती है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होगा वही उसका परक्विजिट वैल्यू होगा। तो वही है सेकेंड वाला, डोमेस्टिक परक्विजिट्स। थर्ड, यूज एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स। कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को फर्नीचर वगैरह दे रहा है घर के साथ या घर के बिना, अगर आपका अपना घर है और आपको सिर्फ कंपनी फर्नीचर दे रही है तो फर्नीचर का परक्विजिट लेंगे। लेकिन कंपनी घर भी दे रही है, फर्नीचर भी, तो 2 परक्विजिट है। घर का एक अलग परक्विजिट निकलता है RFA, और फर्नीचर का एक अलग परक्विजिट होता है। तो वही बोला फर्नीचर का परक्विजिट क्या होगा। इसमें 2 पार्ट है। नंबर 1 है यूज। अगर कंपनी ने आपको फर्नीचर दिया आपके घर पे यूज करने के लिए, तो उसकी परक्विजिट वैल्यू क्या है। अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप दिया है घर के लिए, ऑफिस के लिए नहीं, ऑफिस के लिए अगर कंपनी एक कंप्यूटर लैपटॉप दे रही है तो वो तो परक्विजिट माना ही नहीं जाता। आपके घर पे रखने के लिए, घर के पर्सनल यूज के लिए आपको कंप्यूटर लैपटॉप दिया है
तो सरकार टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहती है, परक्विजिट विल बी 0। तो कंप्यूटर लैपटॉप अगर आपके घर पे दिया जा रहा है यूज करने के लिए तो उसका परक्विजिट 0 होता है। मोटर कार अगर दे रहे हैं तो वो अगले टॉपिक में सीखेंगे। बाकी कोई फर्नीचर वगैरह आपको दिया जा रहा है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो हम आरएफए में सीखते हैं। अगर कंपनी का खरीदा हुआ फर्नीचर है 10% ऑफ कॉस्ट, अगर कंपनी ने फर्नीचर भाड़े पे लेके आपको दिया है तो हायर चार्जेस। ठीक है, ये था यूज। नेक्स्ट है ट्रांसफर। एम्प्लॉयर ने अपना कोई मूवेबल असेट एम्प्लॉई को सस्ते दाम पर बेच दिया, सेल कर दिया, तो परक्विजिट क्या होगा? वेरी सिंपल सर, परक्विजिट वैल्यू इक्वल टू WDV ऑफ द असेट माइनस सेल प्रोसीड। जैसे सोचो कंपनी ने 3 साल पहले कोई गाड़ी खरीदी थी, ओके। अब वो गाड़ी 3 साल हो चुके, पुरानी हो गई, तो उसका एक रिटर्न डाउन वैल्यू होगा। वो गाड़ी कंपनी डिस्पोज करना चाहता है, तो एम्प्लॉय बोला कि कहीं और मत दो, मैं ही खरीद लूंगा आपसे। तो एम्प्लॉय कुछ पैसा दिया, दैट्स कॉल्ड सेल प्रोसीड्स। तो एम्प्लॉय के लिए फायदा कितना है? WDV ऑफ द कार माइनस द सेल प्रोसीड्स, दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द परक्विजिट वैल्यू। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मूवेबल असेट्स बेच रहा है तो परक्विजिट वैल्यू सिंपल है, WDV ऑफ द एसेट माइनस सेल प्रोसीड। अगर ये सॉल्व होकर नेगेटिव आता है तब तो मतलब आपको कोई फायदा हुआ ही नहीं, एम्प्लॉय को कोई फायदा हुआ ही नहीं, तब तो 0 पर्क है, ठीक है। लेकिन अगर WDV ज्यादा था, बेचा कम पे, तो मुनाफा है एम्प्लॉय को, दैट इज द परक्विजिट। अब इसमें WDV ऑफ द एसेट निकालने के लिए हमें एसेट के कॉस्ट से डिप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, और डिप्रिसिएशन के अलग अलग रेट्स वगैरह दिए हैं। अगर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेच रहा है तो डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेज एट द रेट ऑफ 50% WDV मेथड, ओके। मोटर कार अगर बेच रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सस्ते रेट पे तो उस पर डेप्रिसिएशन दो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर 20% के रेट पे WDV। सॉरी। इन दोनों के अलावा अगर कोई और असेट बेच रहा है, फर्नीचर हो गया, बाइक हो गया, तो आपको 10% डेप्रिसिएशन देना है स्ट्रेट लाइन मेथड पर फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेज, ठीक है। तो बेसिकली अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को असेट बेच रहा है तो परक्विजिट वैल्यू है WDV माइनस सेल प्रोसीड। WDV के लिए डेप्रिसिएशन का ये मेथडोलॉजी है 3 तरह के असेट्स के लिए। आज का चौथा परक्विजिट और सबसे इंपॉर्टेंट यही था, इसी में सबसे ज्यादा टाइम हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार। मोटर कार आपको यूज करने के लिए दिया, बेचा नहीं, बेचा तो अपने ऊपर पड़े 20% WDV डेप्रिसिएशन है। अब मोटर कार अगर कंपनी ने आपको दिया है तो इसमें 3 केसेस हैं। नंबर 1, फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया है तो परक्विजिट 0। फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए दिया है तब आप बहुत महंगा पड़ेगा, सब जोड़ दो, जो गाड़ी की कीमत है उसका 10%, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ड्राइवर की सैलरी, जो भी एक्चुअल फिगर्स है सब जोड़ दो। तीसरा, अगर पॉप के लिए दिया पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल तो उसके परक्विजिट वैल्यू का बहुत डिटेल्ड फॉर्मूला, और वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैं 2 डायग्राम्स अलग से बनाया हूं, देखो। पहला डायग्राम है पॉप 1, ओके। ये पूरा का पूरा डायग्राम इट इज एक्चुअली गुड फॉर एम्प्लॉय। सर हाउ इट इज गुड फॉर एम्प्लॉय? बिकॉज यहाँ पे जो परक्विजिट वैल्यू इन्होंने बताई है ना वो रियल मार्केट रेट से बहुत कम है, तो एक्चुअली ये जो परक्विजिट वैल्यू ये एम्प्लॉय के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ 2 केसेस हैं। पहला केस है एम्प्लॉयर, इसका मतलब है एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ द कार, वही आपको कार दे रहा है, एंड एम्प्लॉयर ही उसके खर्चे भी दे रहा है, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस। तब उस केस में द परक्विजिट वैल्यू इज स्ट्रेट अवे 1800 रुपया पर मंथ या 2400 रुपया पर मंथ। 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द इंजन कैपेसिटी ऑफ द कार। अगर गाड़ी का इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है, 1.6 लीटर तक है, तो 1800 रुपया पर मंथ लेंगे। 1.6 से ऊपर है तो 2400 रुपया पर मंथ लेंगे। अगर कंपनी आपको ड्राइवर भी दे रही है तो 900 और जोड़ देना नीचे ड्राइवर के लिए, ठीक है। तो दैट इज एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर ने ही गाड़ी दी है और वही खर्चे भी दे रहा है, RMC, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस। तो आपको डबल बेनिफिट है, एक तो आपको कार यूज करने मिल रहा है प्लस आपका रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट भी कंपनी दे रही है, तो डबल बेनिफिट है ना। तो इसलिए परक्विजिट वैल्यू 1800 या 2400 रुपया पर मंथ। दूसरी तरफ है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, यहां पे गाड़ी तो कंपनी आपको दे रही है यूज करने के लिए पर खर्चे आपके खुद के हैं, तो आपको बेनिफिट एक ही मिल रहा है, यूज ऑफ द कार, केवल गाड़ी आपको मिल रही है, दैट इज द बेनिफिट। रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट एम्प्लॉय अपना खुद दे रहा है।
तो ऐसे केस में क्योंकि बेनिफिट कम मिला है तो परक्विजिट वैल्यू भी कम है, 600 रुपया या 900 रुपया। कम इंजन कैपेसिटी वाली गाड़ी है 600, ज्यादा वाली है तो 900, और अगर ड्राइवर कंपनी ने दिया है तो प्लस 900 आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है। इट्स गुड फॉर एम्प्लॉय बिकॉज यहाँ परक्विजिट वैल्यू का अमाउंट बहुत कम है, 1800, 2400, 600, 900। गाड़ी का एक्चुअल खर्चा रियल लाइफ में आपको बता दूं बहुत ज्यादा होता है, तो इन्होंने बहुत कम दिया है, तो दिट इज गुड फॉर एम्प्लॉय। फिर पॉप का एक सेकंड डायग्राम है, ये रहा। दिस होल डायग्राम इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, मतलब गाड़ी तो एम्प्लॉय की है, गाड़ी तो एम्प्लॉय की है और उसके खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है। तो एम्प्लॉयर से आपको एक ही चीज मिलता है, खर्च। तो सर परक्विजिट वैल्यू कितना होगा? सिंपल, जो भी गाड़ी के खर्चे हैं वो कंपनी दे रही है माइनस उसमें से कितना खर्चा ऑफिस पर्पस के लिए। गाड़ी तो आपकी खुद की है तो यूज ऑफ कार इज नॉट अ परक्विजिट, पर गाड़ी के खर्चे बॉस दे रहा है, तो जो खर्च उसने दिया आरएमसी माइनस द खर्चा फॉर ऑफिस पर्पसेस वो आप निकाल लो। तो जो डिफरेंस है वही परक्विजिट है जो आपके पर्सनल फायदा है। अब यहां पे दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन, अगर एम्प्लॉई ने, जो एम्प्लॉई है तुमने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए कि गाड़ी इतने किलोमीटर चली थी महीने में, इतना ऑफिस पर्पस, इतना पर्सनल, तब तो ग्रेट है, यू नो एग्जैक्टली कि ऑफिस पर्पस में कितना खर्च हुआ, माइनस करो निकाल लो। तो ये वाला गुड फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, आपके बॉस ने आपको आरएमसी दिया माइनस आपके डायरी के हिसाब से ऑफिस पर्पस के लिए इतना खर्चा हुआ है, लेस कर दो, जो है बचा वो पर्सनल पर्पस के लिए था, वही परक्विजिट वैल्यू है। लेकिन अगर आपने डायरी मेंटेन नहीं किया कि कितना ऑफिस पर्पस के लिए, तब पंगा हो जाएगा, देन इट इज बैड फॉर यू। व्हाई? बिकॉज इनके अनुसार डीम्ड है कि ऑफिस पर्पस के लिए जो भी खर्च होंगे वो 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ ही होगा, वो इनका डीम्ड है। तो अगर आपने रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया तो बॉस से जितना भी आरएमसी मिला माइनस 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन इंजन कैपेसिटी। अगर ड्राइवर भी बॉस दे रहा है तो 1800 प्लस 900, 2400 प्लस 900 हो जाएगा। ठीक है, ये बैड है बिकॉज एक्चुअली ऑफिस पर्पस के लिए इतना कम खर्चा नहीं होता, तो ये फिगर ज्यादा ही निकल के आएगा। इट्स बैड फॉर यू, बैड फॉर एम्प्लॉय। बाइक, अगर बाइक मिली है, गाड़ी नहीं बाइक मिली है, तो फॉर्मूले एकदम अलग होते हैं। ऑफिस पर्पस के लिए अगर बाइक मिलती है तो 0 है। केस 2 केस 3 सेम है। केस 2 में फुल्ली पर्सनल, केस 3 है पॉप। ठीक है, केस 2 है फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए कंपनी ने आपको बाइक दिया है, तो अच्छा बाइक में ड्राइवर्स का तो सैलरी आएगा नहीं, बाइक तो सेल्फ ड्रिवन होता है, तो बाइक में तो दो ही चीज होता है, यूज ऑफ द कार एंड आरएमसी। पर इन्होंने आरएमसी का अलग से कोई जिक्र नहीं किया, बोला फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए बाइक अगर आपको मिला है तो फिर परक्विजिट इज सिंपल 10% ऑफ कॉस्ट। वैसे ही पॉप में इन्होंने दो बातें बोली, एम्प्लॉयर 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 एम्प्लॉय, मतलब बाइक कंपनी की है, खर्चे कंपनी दे रही है या खर्चे आप दे रहे हो, दोनों ही केस में इनका परक्विजिट वैल्यू सेम रहेगा, 10% ऑफ कॉस्ट। तो फुल्ली पर्सनल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, पॉप के केस में सारे केस में आंसर सेम है, 10% ऑफ कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है केस नंबर 4, यही हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होता है। ये पॉप का केस है, एम्प्लॉई डैश एम्प्लॉयर, यही सबसे ज्यादा है। मैं जब चेन्नई में काम करता था केपीएमजी में, तो सबसे ज्यादा यही होता है केस नंबर 4। वहां ऑलमोस्ट जितने भी लड़के लड़की काम करते हैं केपीएमजी में, दे ऑल हैव बाइक, बिकॉज पर्सनल ट्रांसपोर्ट वहां उतना अच्छा नहीं है, तो सबके पास अपना बाइक रहता है। तो बाइक एम्प्लॉय का खुद का होता है और वो लोग क्लाइंट के यहाँ जाना पड़ता है बार बार, तो उसके लिए केपीएमजी की तरफ से उनको खर्चे का पैसा मिल जाता है, स्लैब होता है इतना रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो एम्प्लॉय ओन्स द बाइक एंड एम्प्लॉयर पेज द एक्सपेंसेस। इन दैट केस व्हाट विल यू डू? सेम, परक्विजिट वैल्यू इक्वल टू टोटल एक्सपेंस रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी माइनस एक्सपेंस फॉर ऑफिस पर्पस। तो अगर आपने डायरी मेंटेन की है तब तो ऑफिस पर्पस का जितना माइनस कर दो, ये रहा, लेकिन विच इज गुड फॉर एम्प्लॉय। लेकिन अगर आपने डायरी मेंटेन नहीं किया तो इनके हिसाब से ऑफिस पर्पस के लिए डीम्ड है कि 900 रुपया ही लगा होगा पर मंथ, तब फॉर्मूला हो जाएगा आरएमसी माइनस 900 पर मंथ। तो सबसे ज्यादा फेमस यही वाला केस है, केस नंबर 4। ठीक है, कंप्लीट होता है अपना ये रिवीजन। थैंक यू। हेलो एवरीवन,
आज सैलरीज की हम लोगों की 5th क्लास हुई थी और उसमें परक्विजिट्स का तीसरा क्लास था ये। तो क्योंकि ये परक्विजिट का तीसरा क्लास था इसलिए मैंने आज बहुत सारे परक्विजिट डिस्कस किए, वो एक एक करके मैं फटाफट आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, अच्छा रहेगा इससे, है ना। ये आ गए हम लोग, अभी रिविजन कर रहे हैं। तो सबसे पहला रिविजन जो रहा है, टोटल मैं बता देता हूँ, ये रहे 2.5 पेज, 5 परक्विजिट है जो मुझे रिवाइज कराने हैं। फर्स्ट परक्विजिट है मेडिकल फैसिलिटी। अगर आपकी कंपनी जिसमें आप जॉब करते हो उसने आपको मेडिकल परक्विजिट दिया है, ठीक है, आपके लिए, आपके परिवार वालों के इलाज के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा। तो इन्होंने बोला 3 तरह के हॉस्पिटल्स में एग्जेम्प्ट है, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर इलाज हुआ है तो फुल्ली टैक्सेबल। तो प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द लोग अपना ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम वगैरह में कराते हैं, और उसके लिए अगर बॉस पैसा दे रहा है तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। ओके, केवल 3 केसेस, 3 ऐसे अस्पताल हैं जहां पे अगर आप इलाज कराओगे और बॉस ने पैसा दिया तो वो एग्जेम्प्ट है। कौन कौन सा? नंबर 1 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नंबर 2 एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल, ओनरशिप, खुद का हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का, कंपनी का। तीसरा, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस, किसी अप्रूव्ड हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट करवाया है। तो ये 3 केसेस है जहां एग्जेम्प्ट है। अदरवाइज कोई प्राइवेट अस्पताल में अगर आप इलाज कराए और आपकी कंपनी पेमेंट कर रही, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। सेकेंड चीज इसमें और एक होता है कि अगर इलाज आउटसाइड इंडिया हुआ है, बाहर, इंडिया के बाहर हुआ है, तो 3 तरह के खर्चे होते हैं, ट्रीटमेंट का खर्चा और वहां जाके रहने का खर्चा, स्टे का खर्चा। तो ट्रीटमेंट का खर्चा और स्टे का खर्चा के लिए इन्होंने बोला कि इसके लिए आरबीआई ने जो लिमिट तय कर रखी है एग्जेम्पशन की, उतना एग्जेम्प्टेड रहेगा। ग्रेट। और ट्रैवल एक्सपेंसेस, जो यहां इंडिया से बाहर जाना और वापस आना, उसको बोलते हैं ट्रैवल एक्सपेंस। ट्रैवल एक्सपेंस विल बी एग्जेम्प्ट ओनली इफ द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग द ट्रैवल एक्सपेंस वाला परक्विजिट कम्स टू लेस देन इक्वल टू 2 लाख रुपीज। ठीक है, तब तो एग्जेम्पशन है, वरना एग्जेम्पशन नहीं है। यहां पर इलाज चाहे एम्प्लॉय का हो चाहे फैमिली का हो, एग्जेम्पशन है। फैमिली का डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 5, आपको याद होना चाहिए। फैमिली में 2 पार्ट्स है। नंबर 1 स्पाउस एंड चिल्ड्रन, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, चाहे वो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो या नहीं, वो फैमिली में काउंट होंगे, उनका इलाज का खर्चा इज एग्जेम्प्ट, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। परंतु सेकंड वाला इज थोड़ा डिफरेंट, माता पिता, भाई बहन, इन्होंने इनको सेकंड कैटेगरी फैमिली में डाल दिया। बोला माता पिता, भाई बहन, इनके इलाज पे अगर आपकी कंपनी ने खर्चा किया है तो वो एग्जेम्प्ट तभी होता है जब ये तीनों, मतलब पेरेंट्स, ब्रदर या सिस्टर, ये आपके ऊपर होली एंड मेनली डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो बीवी बच्चों के लिए डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर के लिए डिपेंडेंट होना जरूरी है, तभी जाके उनके ऊपर खर्च किया हुआ मेडिकल परक्विजिट एग्जेम्प्ट होगा। ओके, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं शॉर्ट में, मेडिकल परक्विजिट का कभी भी करो तो 2 चीज देखना हमेशा क्वेश्चन में। नंबर 1, किस अस्पताल में ट्रीटमेंट हुआ है, नंबर 1, क्योंकि अगर वो इन 3 अस्पताल में नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल है, बात खत्म वहीं पे। सेकंड, आप देखना किसका इलाज हुआ है, जिस बंदे का इलाज हो रहा है, जिस पर्सन का, क्या वो फैमिली के इस डेफिनेशन में फॉल करता है कि नहीं। क्योंकि अगर वो इस डेफिनेशन में नहीं है, जैसे इंडिपेंडेंट ब्रदर जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, या ग्रैंडफादर, तो वो सब फैमिली में डेफिनेशन में है ही नहीं, उनका इलाज फुल्ली टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हो, वो फुल्ली टैक्सेबल। तो 2 चीज देखनी है, किस अस्पताल में इलाज हो रहा है और किस पर्सन का इलाज हो रहा है। नेक्स्ट कम्स एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी के लिए भी इन्होंने बोला है 2 तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, 2 तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें हम एग्जेम्पशन की सोच सकते हैं। बाकी कोई इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ाई करने के लिए फैसिलिटी मिल रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। कौन से 2 तरह के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की बात हो रही है? या तो कंपनी का, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का एक स्कूल है, उसमें पढ़ाई की बात हो रही है, या फिर कंपनी का किसी दूसरे स्कूल के साथ टाई अप है। तो आइदर इट इज एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयर्स टाई अप या अरेंजमेंट किया हुआ इंस्टीट्यूट, इनमें अगर पढ़ाई करवाई जा रही है तो हम एग्जेम्पशन का सोच सकते हैं। बाकी किसी केस में तो, बाकी कोई स्कूल में अगर पढ़ रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल। अब अगर आप मान लो एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूट या टाई अप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो वहां पे भी देखना पड़ेगा कौन पढ़ रहा है। एम्प्लॉय की खुद की पढ़ाई है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय के बच्चों की पढ़ाई है, यहां बच्चों में कोई लिमिट नहीं है, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, जितने भी हो सकते हैं। अगर बच्चों की पढ़ाई है तो अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज कमिंग आउट टू बी लेस देन इक्वल टू 1000 रुपीज पर मंथ, देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। पर अगर वो 1000 रुपए से ज्यादा है, 1100 रुपया, तो पूरा 1100 रुपया
टैक्सेबल। यहाँ एक अच्छी बात है कि बच्चों पे कोई लिमिट नहीं है, 2 बच्चों वाला ऐसा कोई लिमिट नहीं है, जितना भी हो सकता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूट में आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पैसे तो लगेंगे नहीं, तो हाउ विल यू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन? You have to take the cost of education in a similar institute. So perquisite value will be cost of education in a similar institute. बच्चों के केस में छूट है अगर 1000 रुपए के अंदर हो, एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट है, पर किसी परिवार वाले के लिए फुल्ली टैक्सेबल है। तो बच्चों के लिए तो छूट है, पर परिवार वाला भाई बहन वगैरह की अगर पढ़ाई करवा दी जा रही तो वो एग्जाम नहीं, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। ओके, ये एजुकेशन पे जब भी क्वेश्चन आए तो 3 चीज सोचना। नंबर 1, किस स्कूल में पढ़ाई हो रही है, क्या वो एम्प्लॉयर का टाई अप किया हुआ है, एम्प्लॉयर का खुद का है, तब तो बात करो, वरना वो टैक्सेबल। दूसरा, किसकी पढ़ाई हो रही है, एम्प्लॉय की हो रही है तो एग्जाम, बच्चों की हो रही तो 1000 रुपया पर मंथ वाला चक्कर है, फैमिली वाली की हो रही है तो फुल्ली टैक्सेबल। तीसरा, अगर एम्प्लॉयर का इंस्टीट्यूट है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, तो आप देखो कि वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन सिमिलर इंस्टीट्यूट 1000 रुपए के अंदर है कि नहीं है, 1000 के अंदर एग्जाम, नहीं तो फुल्ली टैक्सेबल। 3 चीज सोचनी पड़ती है। ये था दूसरा परक्विजिट आज का तीसरा परक्विजिट। तीसरा परक्विजिट जो है वो एक्चुअली पैकेज है 4 परक्विजिट्स का। नंबर 1, मील। ये थोड़ा मैं फास्ट डिस्कशन कर रहा हूं। मील में 50 रुपए तक एग्जाम्पशन है, 50 रुपए से अगर ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है दैट इज टैक्सेबल। सपोज 90 रुपए की थाली थी, बॉस जो है वो खाने में लंच में थाली प्रोवाइड करवाता है, मील प्रोवाइड कराता है, एक मील का खर्चा 90 रुपए, तो 50 रुपए तक एग्जाम, 40 रुपए टैक्सेबल। मील 2 तरह से हो सकती है, या तो आपको ऑफिस प्रेमाइसिस में मिला है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, या फिर बॉस ने आपको सोडेक्सो के पास दे दिए हैं, ठीक है। सोडेक्सो के पर्सनलाइज पास आते हैं जिसको केवल एम्प्लॉय यूज कर सकता है, वो किसी और को दे नहीं सकता, तो नॉन ट्रांसफरेबल पेड वाउचर, दैट इज ऑल्सो 50 रुपीज पर मील तक एग्जाम्पशन है। बाकी कोई केस है तो टैक्सेबल है। ऑफिस के दौरान चाय नाश्ता वगैरह प्रोवाइड किया गया, दैट इज ऑलवेज फुल्ली एग्जेम्प्ट, उसका कोई पर्क वैल्यू नहीं होता। अगर आपकी कंपनी का ऑफिस किसी रिमोट एरिया में लोकेटेड और वहां खाना प्रोवाइड किया गया तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, 50 रुपए का भी चिंता नहीं है, 90 रुपए का मील है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है अगर रिमोट एरिया में है तो। सेकेंड, गिफ्ट वाउचर टोकन, जैसे सोडेक्सो पास खाने के लिए आता है ना, सोडेक्सो का गिफ्ट वाउचर भी आता है। ओके, कंपनी अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रही है, दिवाली पे, क्रिसमस पे, दुर्गा पूजा वगैरह पे गिफ्ट दे रही है, तो 5000 रुपए का तो गिफ्ट अगर है तो एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। अब यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक कंट्रोवर्सी होती है। इंस्टीट्यूट ने अपने किताब में दोनों चीज को वैल्यू दिया है। एक हो सकता है कि अगर 5000 से ज्यादा का गिफ्ट दिया है तो फुल्ली टैक्सेबल, सपोज 7000 का गिफ्ट दिया है तो पूरा 7000 टैक्सेबल, दैट इज वन ओपिनियन। सेकेंड ओपिनियन कि 5000 रुपए से अगर ज्यादा का गिफ्ट दिया है तो केवल जो एक्स्ट्रा है वो टैक्सेबल, जैसे 7000 का गिफ्ट दिया तो 2000 टैक्सेबल। ओके, तो इंस्टीट्यूट आपको दोनों केस में मार्क्स देगी बिकॉज उन्होंने दोनों ही अपने बुक में डाले हैं ऑल्टरनेट आंसर बना के। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि देयर इज अ क्लैरिफिकेशन, और यहां पे गवर्नमेंट बोलता है, गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन है कि जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना केवल वही टैक्सेबल होगा। यानी अगर 7000 का गिफ्ट दिया तो केवल 2000 टैक्सेबल होगा, तो हम लोग वही मान के चलेंगे, ठीक है, कि जो एक्स्ट्रा है वही टैक्सेबल है। थर्ड, पर्सनल यूज के लिए क्रेडिट कार्ड दिया है, क्रेडिट कार्ड पकड़ा के बोला जो खर्चा करना है करो, तो ये तो एग्जाम्पशन होगा ही नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। चौथा, क्लब एक्सपेंसेस, कोई क्लब वगैरह जो होता है ना उसकी एक इनिशियल मेंबरशिप फीस होती है, उसके बाद उसकी एनुअल फीस होती है, आप उसके सर्विसेज यूज करोगे तो उसका अलग खर्चा होता है। क्लब के केस में मोस्टली इट इज टैक्सेबल, केवल एक केस है जब एग्जेम्प्ट है। अगर कंपनी अपने सारे एम्प्लॉइज को ही किसी क्लब का मेंबरशिप दिलवा रहा है और उसके लिए इनिशियल मेंबरशिप फीस पे किया है तो दैट इज एग्जेम्प्ट। सो इनिशियल फीस फॉर कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप, इनिशियल फीस फॉर कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप ऑफ ऑल एम्प्लॉइज और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, वो केस है तो एग्जेम्प्ट, बाकी सब टैक्सेबल। ये अब हमारा चौथा परक्विजिट है, ईसॉप। कंपनी अगर एम्प्लॉय को ईसॉप का ऑप्शन दे रहा है तो ईसॉप तो आपको आज अनाउंस हुआ है, पर मिलेगा तो बहुत बाद में ना जब आप खरीदोगे, ठीक है, 1 साल या उससे ज्यादा के बाद। तो जिस दिन फाइनली एम्प्लॉय कंपनी का वो शेयर्स खरीदेगा उस दिन उन शेयर्स का जो फेयर मार्केट वैल्यू है माइनस एम्प्लॉय जो परचेज प्राइस दे रहा है जिसको हम लोग एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं, इनटू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज द परक्विजिट वैल्यू, ठीक है। जैसे कंपनी ने आज ईसॉप अनाउंस किया, आपको बोला कि आप 1 साल रुको उसके बाद आप ले सकते हो, तो 1.5 साल बाद आपने कंपनी के ईसॉप में शेयर्स खरीद लिए,
जिस दिन आपने खरीदे उस दिन शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा था 500 रुपया, आपको सिर्फ 100 रुपया देके खरीदना है, दैट इज द ऑप्शन गिवन टू यू। तो 100 रुपया इज द एक्साइज प्राइस, तो आप 100 रुपये में शेयर खरीद रहे हो जिसकी कीमत 500 है, तो 400 का मुनाफा हुआ, यू हैव परचेज्ड 1000 शेयर्स, तो 400 इंटू 1000 4 लाख रुपया, दैट इज योर बेनिफिट, दैट इज द परक्विजिट वैल्यू। यहाँ एग्जेम्पशन कुछ नहीं है, इट इज सिंपली अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द परक्विजिट वैल्यू। सॉरी, फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने बोल दिया कि जिस दिन एम्प्लॉई शेयर्स खरीदेगा उस दिन शेयर मार्केट में सुबह जो उसका ओपनिंग प्राइस था और शाम को जो क्लोजिंग प्राइस था उसका एवरेज ले लो। सो फेयर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग शेयर प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन बाय द एम्प्लॉय। अगर दो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है कंपनी का शेयर, तो वो वाला लीजिए जिसमें कंपनी के शेयर्स का ट्रेडिंग ज्यादा होता हो। लास्ट परक्विजिट दैट वी डिस्कस टुडे वाज इंटरेस्ट फ्री लोन। आप अपने कंपनी से ही लोन लिए हो, कोई पर्पस के लिए घर बनवाना होगा, गाड़ी खरीदनी होगी, बच्चों की पढ़ाई, किसी की बीमारी, वॉट एवर रीजन, तो आपने अपने कंपनी से लोन लिया है। इसके फायदे क्या है? आपकी कंपनी मतलब जो आपका एम्प्लॉयर है, या तो वो आपसे इंटरेस्ट लेगा ही नहीं, मतलब आप बैंक से लेते तो ब्याज लगता, बॉस से लोगे तो ब्याज नहीं लगेगा। तो लोन इज नॉट द परक्विजिट, प्लीज अंडरस्टैंड, लोन परक्विजिट नहीं है, क्योंकि लोन तो आप चुका दोगे, कंपनी ने आपको लोन दिया, बाद में चुका दोगे, ठीक है। लोन इज नॉट द परक्विजिट बट द इंटरेस्ट दैट यू हैव सेव्ड, क्योंकि बैंक से लेते तो ब्याज लगता है ना, तो वो जो ब्याज आपका बचा ना वो बेनिफिट है, वही परक्विजिट वैल्यू है। ओके, सो सपोज एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10% और कंपनी ने आपको बिना इंटरेस्ट के लोन दे दिया, तो आपका फायदा कितना हुआ? प्रिंसिपल इंटू 10% इंटू टाइम। वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो सीखते थे ना, पीआरटी बाय 100, वही है। दूसरा केस कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कंपनी बोला देखो इंटरेस्ट तो लेंगे पर 4% लेंगे, तो बैंक वाले 10% का रेट दे रहे हैं, कंपनी 4% पे आपको लोन दे दिया, तो आपका इंटरेस्ट कितना बचा? 6%, तो आप 6% पे कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे फॉर्मूला में हमें 3 चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, इसका मंथली कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट का मंथली कैलकुलेशन होता है। तो हर महीने के एंड में 30 तारीख को जो लोन का बैलेंस है इनटू एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर माइनस इंटरेस्ट इफ द कंपनी इज चार्जिंग इनटू टाइम, ठीक है, वैसे करके आप निकाल लोगे। ओके, 2 एग्जाम्पशन है महा इंपॉर्टेंट, पेटी लोन्स। अगर 20,000 तक का आपने लोन लिया विच इज अ पेटी लोन, तो कोई इंटरेस्ट परक्विजिट नहीं, परक्विजिट इज 0। या फिर अगर आपने स्पेसिफाइड डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया है, ठीक है, जो स्पेसिफाइड डिजीज होती है, भयंकर वाली बीमारियां, उनके लिए अगर आपने लोन लिया है, तो अमाउंट कितना भी हो उस पे हम लोग कोई ब्याज को परक्विजिट नहीं मानेंगे, ब्याज पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पशंस है। सो दीज आर द 5 परक्विजिट्स दैट वी डिस्कस्ड टुडे। एक चीज मैं बता देता हूं, ये जो मैं रिवीजन लेक्चर ले रहा हूं, ये फास्ट में एक बार रिवाइज कराना पर्पस होता है, वरना ये सारी चीजों को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो क्लास में मैं बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, सम्स के साथ पूरा सॉल्व करके अपने इसको पढ़ते हैं, मैं बहुत सारे स्टोरीज एंड एग्जाम्पल शेयर करता हूं ताकि तुमको कंसेप्ट याद रहे, ठीक है। रिवीजन का पर्पस केवल फटाक से एक बार याद दिला देना ताकि अगली क्लास के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाओ। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम लोग की सैलरीज की 6th क्लास थी। 2 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े थे बहुत डिटेल में, अति ज़्यादा डिटेल में। यहाँ मैं उसका क्विकली रिवीजन करा रहा हूँ। वो 2 टॉपिक्स था एलटीसी एंड पिलोज। एलटीसी स्टैंड्स फॉर लीव ट्रैवल कंसेशन एंड पिलोज मतलब होता है प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी, जिसके अंदर 2 टॉपिक आता है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सबसे पहले हम लोग के सामने है लीव ट्रैवल कंसेशन। इसमें जो एग्जामिशन है वो सेक्शन नंबर 10 में बताया हुआ है, सेक्शन नंबर 17 में नहीं, सेक्शन नंबर 10 में, जो एग्जामिशंस का महा सेक्शन है और महा चैप्टर है, उसमें बोला हुआ है कि अगर आपकी कंपनी मतलब जहां आप जॉब करते हो, अगर वो लोग आप कहीं वेकेशन के लिए जा रहे हो और उसमें आपका और आपके परिवार वालों का आने जाने का ट्रैवल का जो खर्च लग रहा है वो कंपनी अगर अपनी तरफ से दे रही है तो दैट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। जब आप वेकेशन पे जाते हो ना तो बहुत तरह के खर्चे होते हैं, जैसे सपोज आप रहते मुंबई में हो और आप घूमने के लिए जयपुर जा रहे हो, तो मुंबई टू जयपुर, जयपुर टू मुंबई का ट्रैवल एक्सपेंस, फिर जयपुर में जाके होटल में रुकोगे वो खर्चा, फिर जयपुर में आप गाड़ी बुक करोगे ताकि आप जयपुर के अंदर ही अलग अलग जाके या बगल के शहरों में जाके घूम सको, वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो खर्च, खाने पीने का खर्च होता है, शॉपिंग का खर्च होता है। तो सारी चीज़ों के लिए एग्जेम्पशन नहीं है, एग्जेम्पशन इज ओनली फॉर द ट्रैवल एक्सपेंडिचर।
जो मेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर है ना आपका परिवार वालों का फ्रॉम मुंबई टू जयपुर एंड जयपुर टू मुंबई, ओनली दैट एक्सपेंडिचर इज एग्जेम्प्टेड अप टू सम अमाउंट, ठीक है। ये है लीव ट्रैवल कंसेशन। इसको लीव ट्रैवल इससे बोलते हैं बिकॉज एक तो लीव मिल रही है कंपनी से आपको, छुट्टी, प्लस आप ट्रैवल करने जा रहे हो। इसमें एग्जेम्पशन कितना होता है, इन्होंने 4 अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग के बारे में बात किया है। एरोप्लेन, रेलवे इनका फेवरेट, बस या एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हो तो एग्जेम्पशन इज इक्वल टू लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय द कंपनी और इकोनॉमी क्लास की जो एयर टिकट होती है विच एवर इज लोअर। अगर रेलवे से जा रहे हो तो एक्चुअल एक्सपेंस या फिर फर्स्ट क्लास एसी का जो टिकट का रेट होता है वो। अगर बस से जा रहे हो तो एक्चुअल एक्सपेंस या डीलक्स सीट का जो पैसा लगता है बस में वो। और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर आप जा रहे हो तो एक्चुअल एक्सपेंस या फिर फर्स्ट क्लास एसी जितना जो रेट होता है विच एवर इज लोअर उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये जो लीव ट्रैवल कंसेशन आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है ये आपके लिए भी है और आपके परिवार वालों के लिए भी। फैमिली का डेफिनेशन सेक्शन 10 में दिया हुआ है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट। नेक्स्ट, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ये फैमिली है। यहाँ पर जो एलटीसी का कंसेशन मिलेगा ट्रैवल का वो अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है, लेकिन अगर आपके सिंगल चाइल्ड के बाद में मल्टीपल बर्थ हो रहे हैं जैसे ट्विंस वगैरह हो रहे हैं तो फिर सबका 3 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। द एलटीसी एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड बाय यू ओनली फॉर 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। 4 कैलेंडर ईयर का जो ब्लॉक होता है उसमें से कोई 2 जर्नी के लिए आप एलटीसी क्लेम कर सकते हो, सारे जर्नीज के लिए आप एलटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है ट्रैवल परक्विजिट, ठीक है। मैं पहले इसको बता देता हूँ फिर अंदर का देख लेंगे वहाँ पे। ट्रैवल एंड एकोमोडेशन परक्विजिट ये सेक्शन नंबर 17 के अंदर आता है कि आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हो तो कंपनी ने आपके ट्रैवल का और वहाँ होटल में एकोमोडेशन का रुकने का खर्चा वगैरह कंपनी ने आपको पे किया है, तो दैट्स अ परक्विजिट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 एंड रूल 3 ट्रैवल एंड एकोमोडेशन परक्विजिट पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है। दे हैव जस्ट सेड कि परक्विजिट वैल्यू विल बी द एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय द बॉस और द मार्केट रेट ऑफ द एक्सपेंडिचर, यही होगा आपका परक्विजिट वैल्यू। दे डोंट गिव एनी एग्जेम्पशन। यहीं पे आके एक बेचारा स्टूडेंट फंस जाएगा। वो एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ेगा कि कंपनी ने उसके ट्रैवल का खर्चा उसको रीइंबर्स किया है तो वो सोचेगा सर ये एलटीसी में जाएगा कि ट्रैवल एंड एकोमोडेशन परक्विजिट में, हम कैसे सोचेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं 3 हिंट्स है। अगर क्वेश्चन के अंदर एलटीसी बोला हुआ ये लीव ट्रैवल कंसेशन तब तो आप समझ लो ये एलटीसी का क्वेश्चन है और आपको एग्जेम्पशन देना है। सेकेंड हिंट, इंफॉर्मेशन पढ़ो क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है 4 कैलेंडर ईयर्स का ब्लॉक में 2 जर्नी, या फिर उन्होंने बोला इकोनॉमी क्लास का भाड़ा, फर्स्ट क्लास एसी, ये सब बातें बोली है तो ये एलटीसी के टॉपिक से कनेक्टेड है, तो एलटीसी को मान के फिर सॉल्व करना। थर्ड, अगर क्वेश्चन एग्जेम्पशन की बात कर रहा है तो भी इसका मतलब एलटीसी, बिकॉज एग्जेम्पशन का सेक्शन 10 एलटीसी है। ये 3 हिंट से आप समझ जाओगे कि एलटीसी का क्वेश्चन है, और ये सब नहीं है तो आप समझ जाओगे कि वो ट्रैवल और एकोमोडेशन परक्विजिट का क्वेश्चन है जहां कुछ एग्जेम्पशन नहीं होता, इट्स ऑल फुल्ली टैक्सेबल। मैंने कंपैरिजन ड्रॉ कर रखा है तुम्हारे सामने। एलटीसी इज कवर्ड इन सेक्शन 10, इसमें एग्जेम्पशन मिलता है फॉर ट्रैवलिंग कॉस्ट। ऑन दी अदर हैंड ट्रैवल एकोमोडेशन का जो परक्विजिट है वो सेक्शन 17 में आता है, वहां कोई एग्जेम्पशन नहीं है। द परक्विजिट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ एक्सपेंडिचर और द एक्चुअल कॉस्ट पेड बाय योर कंपनी, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना और ये 3 हिंट याद रखना जिससे हम समझ पाएंगे एग्जाम में कि क्वेश्चन एलटीसी के बारे में कि ट्रैवल एकोमोडेशन परक्विजिट के बारे में। ये था फर्स्ट टॉपिक आज का जो बहुत डिटेल में हुआ था। सेकंड टॉपिक मैंने पिलोस बहुत डिटेल में पढ़ाया था। पिलोस में बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारी थियरी होती है, वेरी गुड। उसमें 2 मेन एग्जाम्पल चमक कर हमारे सामने आते हैं पिलोस के अंदर, एक है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और एक है वीआरएस। इन दोनों में ही सेक्शन नंबर 10 के अंदर कुछ एग्जेम्पशन मिलता है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है? इट मींस कि कंपनी आपको लमसम कुछ अमाउंट दे रही है आपकी सैलरी के बदले, कुछ लमसम अमाउंट दे रही है। इट कैन बी बिफोर एम्प्लॉयमेंट, इट कैन बी आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, समटाइम्स इट कैन बी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। इवन ऑल द रिटायरमेंट बेनिफिट्स दैट यू स्टडी, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव, सैलरी, ऑल दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पिलोज ओनली। वो भी पिलोज के डेफिनेशन में ही कवर होता है, पर उसको सेपरेटली इज्जत देके अलग से पढ़ा जाता है। ये 2 एग्जाम्पल जो आप देख रहे हो किस चीज़ के हैं? अगर कोई कंपनी को मास लेवल पे अपने एम्प्लॉयज कम करने हैं, मतलब सपोज 5000 एम्प्लॉयज है और उनको 1000 एम्प्लॉय 20% कम करना है, तो एक तरीका है रिट्रेंचमेंट कि उनको निकाल दे कि आप निकलो यहाँ से और बदले में कुछ कंपनसेशन दे दे।
यहाँ एम्प्लॉय की कोई चॉइस नहीं है, उसको जाना पड़ेगा, बदले में उसको मुआवजा मिलेगा। तो जो भी मुआवजा मिलेगा उसमें एग्जेम्पशन है। तो एग्जेम्पशन में 3 चीजें आप निकालोगे, जो लोअर है दैट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। इसमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ये तो पक्का रहेगा ही। वाई? बिकॉज सर जो अमाउंट मुआवजे में कंपनसेशन में मिला है उससे ज्यादा एग्जेम्पशन तो नहीं हो सकता, एंड मैक्सिमम एग्जेम्पशन की लिमिट होती है 5 लाख, तो ये दो तो रहेंगे। असली आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। 15/26, 15/26 दो जगह आता है अपने हेड में, एक रिट्रेंचमेंट में और एक ग्रेचुटी में। 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। यहां सैलरी का मतलब है बाप एलसी। यहां सैलरी का मतलब क्या है? बाप एलसी। नीचे लिखा हुआ है बेसिक अलाउंस परक्विजिट बाप एलसी, एलटीसी एंड कमीशन ऑफ एनी टाइप, ठीक है, इनटू कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। सीवाई मतलब कंप्लीटेड ईयर्स, और अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो उसका राउंड ऑफ अपवर्ड करके 1 ईयर कर देंगे। जैसे 20 साल 7 महीने तो 21 साल हो जाएगा, ठीक है। सो 3 चीजें आप कैलकुलेट करो, ज्यादा मेहनत फर्स्ट वाले में ही है केवल। कंपनसेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज हाउ मच? 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इंटू कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख, जो लोएस्ट आएगा दैट मच इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। ये एक तरह का पिलोस है। दूसरा पिलोस है वीआरएस। यहां पर कंपनी आपको धक्का नहीं देगी, बल्कि कंपनी एक ऑफर देगी कि जो लोग हमें छोड़ के जाना चाहें वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको प्रायोरिटी मिलेगा। आप अगर जाओगे तो आपको इतना अमाउंट कंपेंसेशन देंगे, दैट्स कॉल्ड वीआरएस। द डिफरेंस बिटवीन रिट्रेंचमेंट एंड वीआरएस इज कि वीआरएस में एम्प्लॉय के पास चॉइस है कि वो जाना चाहता है कि नहीं, रिट्रेंचमेंट में चॉइस नहीं है। रिट्रेंचमेंट में भी आपको कंपेंसेशन मिलेगा, वीआरएस में भी कंपेंसेशन मिलेगा। दोनों ही केस में कंपनी मास स्केल में एम्प्लॉयज को रिड्यूस कर रही है। वीआरएस के बहुत सारे कंडीशंस वगैरह भी होते हैं थियोरेटिकली, ठीक है। अब यहाँ वीआरएस के एग्जेम्पशन में 4 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, जो लोएस्ट है दैट मच इज एग्जेम्प्टेड। तो 2 तो हम जानते हैं सर, एक होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि जितना वीआरएस मिला उससे ज्यादा एग्जेम्पशन तो हो नहीं सकता, एंड मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख का। अब इसमें 2 फॉर्मूले और हैं जिनको हम लोग याद करने के लिए पास्ट और फ्यूचर बोलेंगे। सबसे पहले पास्ट, मैं जितने कंप्लीटेड ईयर्स काम कर चुका हूं, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स दैट आई हैव ऑलरेडी सर्व्ड इन द कंपनी, हर एक साल के लिए 3 महीने का सैलरी मेरे को मिलेगा। तो अगर मैं कंपनी में 20 साल काम कर चुका हूं तो हर एक साल का 3 महीना, यानी 20 साल इंटू 3 महीना 60 मंथ्स का सैलरी विल बी गिवन टू मी। सो पहला पॉइंट क्या है? 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, यहां फ्रैक्शन को इग्नोर करो, इंटू सैलरी। यहाँ सैलरी का मतलब एकदम सिंपल है, जो हमेशा पूरे सैलरी चैप्टर में छाया हुआ है, BD1C, बेसिक। D1 मतलब DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एंड C मतलब कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। BD1C नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर जो आज तक मैं काम किया उस कंपनी में, फॉर दैट एवरी ईयर आई विल गेट 3 मंथ्स का सैलरी। ये फॉर्मूला है पहला वाला, इसको मैं प्यार से बोलूंगा पास्ट सॉरी। सेकेंड फॉर्मूला है फ्यूचर। आज सपोज एम्प्लॉय की एक एज है, रिटायरमेंट 60 ईयर्स पे होगा, तो अगर आज से लेके रिटायरमेंट एज तक जो पीरियड बचा हुआ है उसका फुल 12 मंथ्स करके सैलरी। हाँ सॉरी, वो खांसी आ गई थी, इस पर रुकना पड़ा। फ्यूचर का सेकंड वाले फॉर्मूले को मैं फ्यूचर बोलता हूँ। फ्यूचर मतलब जैसे एम्प्लॉय का एज है अभी लेट्स से 55 ईयर्स और 60 ईयर्स पे रिटायरमेंट होगा, तो अगर ये वीआरएस नहीं लेते तो 5 साल और काम करते, तो 5 साल का फुल सैलरी, मतलब हर एक साल का पूरा 12 महीने का सैलरी, ठीक है। पास्ट और फ्यूचर ये 2 फॉर्मूलाज है, दोनों में ही सैलरी का मतलब है BD1C। पास्ट वाले केस में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स में हर साल के लिए 3 महीने की सैलरी, जबकि फ्यूचर के लिए जितना भी साल है और हर एक साल का पूरा 12 महीने का सैलरी फुल लेना है अपने को। तो वो सेकंड फॉर्मूला अपने कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग मंथ्स टू रिटायरमेंट इनटू सैलरी, और फिर 2 आइटम है, 4 में से जो लोअर आएगा दैट इज द आंसर, दैट इज द एग्जेम्पशन। ये था सर पिलोस का 2 एग्जाम्पल। ऐसे पिलोस बहुत बड़ा है पर ये 2 मेन एग्जाम्पल्स हैं, ओके। सो दैट वाज आवर रिविजन फॉर टुडे, LTC एंड पिलोस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सैलरीज की 7th क्लास जो कल हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स के टॉपिक पढ़े थे, वो मैं अभी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। इजी है, सिंपल है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने 7th क्लास में? सर सबसे पहले तो हम लोगों ने डिडक्शंस पढ़ा था कि सैलरी के कंप्यूटेशन में हमें 3 तरह के डिडक्शंस मिलते हैं जो सेक्शन नंबर 16 में लिखे हुए हैं। वो 3 डिडक्शंस क्या है? नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितने का होता है सर ये?
50,000 रुपीज़। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी मत भूलना कि सैलरी में जब इनकम कंपटीशन कर रहे हो तो लास्ट में 50,000 का डिडक्शन ज़रूर देना। सेकेंड इज एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, बट दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होता। तो नॉर्मली मेरे लॉन्ग सम्स में ये जल्दी से आता नहीं है बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसमें डिडक्शन कितना मिल सकता है? द एक्चुअल अमाउंट दैट ही हैज़ रिसीव्ड, मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपीज़ पर एनम, नॉट पर मंथ, एंड तीसरा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इसमें ना तीन चीज़ें कैलकुलेट करो, जो लोअर है उतने का रिडक्शन मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं बिकॉज इन्होंने 5,000 लिख के बोल ही दिया कि एक साल के अंदर 5,000 रुपये ज़्यादा का रिडक्शन नहीं मिलेगा, वो भी किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो ये नॉर्मली हमारे सम्स को अफेक्ट नहीं करता। थर्ड है पी टैक्स का रिडक्शन। प्रोफेशनल टैक्स इज अ टैक्स पेड ऑन एम्प्लॉयमेंट। खाली एम्प्लॉयमेंट नहीं, बिजनेस में भी होता है। जैसे इवन आई एम नॉट एन एम्प्लॉय बट आई पे पी टैक्स। पी टैक्स का जो पैसा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और बहुत कम अमाउंट होता है, एक महीने का 200 रुपये के आसपास। मतलब आप समझ लो पर एनम प्रोफेशनल टैक्स कितना आता होगा? 2,500 रुपया, इतना ही होता है। ये सबको देना पड़ता है। तुम जॉब करो तुम भी दोगे, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी देना पड़ता है ये पी टैक्स का पैसा। प्रोफेशनल टैक्स, इट्स नॉट इनकम टैक्स, इट्स प्रोफेशनल टैक्स। ये स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता है। तो जो भी आप साल भर में पी टैक्स का पैसा देते हो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नाउ इन तीनों डिडक्शंस का यूज़ कहाँ पे आता है? जब हम लोग सैलरी का फुल सम कंप्यूटेशन करते हैं ना, तो उसमें सारे बेसिक अलावेंस, परक्विजिट, पीएफ का पैसा सब जोड़ जाड़ने के बाद जो ग्रॉस सैलरी निकलता है उससे हम ये तीन डिडक्शंस देते हैं। बोलने को तीन है लेकिन एक रेगुलर सम्स में सबसे ज़्यादा यही काम आएगा। मेरे नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। पी टैक्स तो अगर वो सम्स में आपको बोलेंगे तब आप डिडक्शन दोगे, वरना अपने मन से तो जाके आप 2,500 का डिडक्शन दोगे नहीं। और एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। तो दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस, डिडक्शंस। फिर उसके बाद हम लोग मूव ऑन कर गए थे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में देयर आर 5 बेनिफिट्स। 3 यहाँ तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, 2 और है, प्रोविडेंट फंड एंड सुपरएनुएशन फंड। तो उसमें हम लोग नहीं गए थे, हम लोगों ने ये 3 पहले कंप्लीट किया था। इन तीनों को याद करने के लिए मैंने एक समरी चार्ट बनाया, ये रहा तुम्हारे आंखों के सामने। मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, सिंपल लगेगा, डोंट वरी। ये जितना भी आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स देख रहे हो ना, ये सब ओरिजिनेट होता है सेक्शन नंबर 10 से। एंड सेक्शन नंबर 10 इज अ फेमस चैप्टर दैट इज एग्जेम्पशंस। तो पक्की बात है कि इन तीनों रिटायरमेंट बेनिफिट में हम एग्जेम्पशन सीखने जा रहे हैं। तो तीनों के अंदर एग्जेम्पशंस के अपने अपने फॉर्मूले होते हैं। आप उस फॉर्मूला के हिसाब से एग्जेम्पशंस निकालोगे, अलग अलग, जो लोअर होगा वो लोगे और एग्जेम्पशन क्लेम कर लोगे। ये एकदम सिंपल सिंपल सा फंड है। तो इट्स ऑल अबाउट एग्जेम्पशंस, ग्रेच्युटी, लीव सैलरी, पेंशन। नाउ सबसे पहले विल टॉक अबाउट ग्रेच्युटी। ओके, ग्रेच्युटी में बहुत सारे केसेस होते हैं अलग अलग। अब एक दो बातें मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट के बीच में ही आप ग्रेच्युटी का पैसा अपने एम्प्लॉयर से ले रहे हो, मतलब विड्रॉ कर रहे हो, तो देन दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर आप ग्रेच्युटी रिसीव कर रहे हो देन देयर इज सम एग्जेम्पशन। अब इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड, नॉर्मल एम्प्लॉयज आर पार्शियली एग्जेम्प्टेड। नॉर्मल एम्प्लॉयज जैसे हम जैसे लोग, अगर रिटायरमेंट के बाद हमें ग्रेच्युटी मिलता है तो एग्जेम्पशन का फॉर्मूला या तो ये होगा या ये होगा। इट डिपेंड्स ऑन वेदर द ऑर्गेनाइजेशन और द एम्प्लॉयर जिसके अंदर मैं काम कर रहा था, जिससे मुझे ग्रेच्युटी मिल रहा है, वेदर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट। इफ इट इज कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट तब ये फॉर्मूला है। इफ इट इज नॉट कवर्ड बाय द ग्रेच्युटी एक्ट तब ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर आप देखते हो कि 3 चीजें निकालनी होती है, तीनों में से जो लोअर होता है दैट इज द एग्जेम्पशन। पर सोचने वाली बात है, 2 चीजें तो ऐसी है जो कॉमन सेंस है। एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, एग्जेम्पशन कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट दैट यू आर रिसीविंग। सो एक पॉइंट तो पक्का रहेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। देखो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और नीचे भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि जो हमें रिसीव हो रहा है उससे ज़्यादा का तो एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं, तो वो पॉइंट तो रहना ही चाहिए। सेकंड इज देयर विल बी अ मैक्सिमम कैप, कि ग्रेच्युटी में आप अपने पूरे लाइफ टाइम में 20 लाख तक का एग्जेम्पशन एंजॉय कर सकते हो। तो 20 लाख की लिमिट तो रहेगी, ये रही 20 लाख की लिमिट, ये रही 20 लाख की लिमिट। तो ये 2 पे मेहनत नहीं करना है। मेहनत किस पे करना है सर? जो फॉर्मूला वाला पार्ट है उस पे करना है। तो इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड बाय द ग्रेच्युटी एक्ट देन द एग्जेम्पशन का फॉर्मूला इज 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, LDS, लास्ट ड्रॉन सैलरी। मतलब जो आपका मंथ ऑफ रिटायरमेंट था उसमें आपकी सैलरी जो थी वो, उस सैलरी में आपको 2 चीजें लेनी है, बेसिक एंड फुल DA, बेसिक एंड फुल DA, इनटू CY प्लस मोर देन 6, CY मतलब कंप्लीटेड ईयर्स प्लस
अगर मोर देन 6 मंथ्स है तो उसको राउंड ऑफ अपर साइड में राउंड ऑफ कर देंगे, मतलब अगर जैसे मान लो इट इज 20 ईयर्स 7 मंथ्स तो वो 21 ईयर्स माना जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है 15/26 इंटू लास्ट नोन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स प्लस मोर देन 6 मंथ्स को 1 ईयर मान लो। सैलरी में यहाँ क्या आएगा सर, लास्ट मंथ ऑफ रिटायरमेंट जो है उसका बेसिक प्लस फुल डी है। ऑन दी अदर हैंड अगर नॉट कवर्ड बाय द ग्रेच्युटी एक्ट है ना, देन द फॉर्मूला इज डिफरेंट। फॉर्मूला में चारों चीजें चेंज हो गई। पहले तो 15/26 के बदले हाफ लिख रहे हो आप, दूसरा लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं लिख रहे, आप लिख रहे हो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, मतलब मंथ ऑफ रिटायरमेंट को छोड़ के उसके पहले जो 10 महीना है उसका एवरेज सैलरी लेना है। नेक्स्ट डिफरेंस कि ऊपर सैलरी में हमको बेसिक प्लस फुल डीए लेना था, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये इनकम टैक्स की पैदाइश है, और इनकम टैक्स में जितने भी एग्जेम्पशंस होते हैं ना वहाँ मोस्टली BD1C चलता है, मतलब बेसिक प्लस D1 मतलब डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस C मतलब कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉई, तो यहाँ पे BD1C चलता है। इनटू ऊपर था CY प्लस मोर देन 6 मंथ्स, यहाँ सिर्फ CY है, कंप्लीटेड ईयर्स ही खाली लेने हैं। तो ये दो फॉर्मूला में ना आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है याद रखने में। दोनों फॉर्मूले में 4 डिफरेंसेस हैं, ठीक है। 15/26 हाफ, लास्ट ड्रॉन सैलरी एवरेज सैलरी, B प्लस DA BD1C, CY प्लस मोर देन 6 ओनली CY, ठीक है। दैट वाज द ग्रेचुइटी थिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, नीचे चलते हैं एक बार। ग्रेचुइटी के लिए आप ये चीज़ याद रखोगे कि ड्यूरिंग द सर्विस अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तो फुल्ली टैक्सेबल है, रिटायरमेंट की बात करते हो तो पार्शियली एग्जेम्प्ट है, जो कि ऊपर हमने 10 का 10 में फॉर्मूला पढ़ा। ये एक जबरदस्त मैंने समरी टेबल बनाया है तुम सबके लिए। 2-3 जगह फंडे अलग अलग हैं। जैसे ग्रेचुइटी में फंडा क्या है कि आप 5 साल अगर किसी बॉस के यहाँ काम करके निकलोगे तब आपको ग्रेचुइटी मिलता है, वरना नहीं। तो इट इज़ पॉसिबल कि एक इंसान लाइफ में मल्टीपल जॉब्स किया है अलग अलग बॉस के अंदर और मोर देन 5 ईयर्स किया है, तो उसको अलग अलग एम्प्लॉयर से ग्रेचुइटी मिला है। इट इज़ पॉसिबल 10 साल X कंपनी में काम किया, फिर 10 साल Y कंपनी में, फिर 10 साल Z कंपनी में, तो हर कंपनी से जब वो निकल रहा है ही इज़ गेटिंग ग्रेचुइटी G1 G2 G3। आप ग्रेचुइटी का अगर आपको लाइफ में बार बार ग्रेचुइटी मिल रही है, आप बार बार एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, बट द टोटल मैक्सिमम एग्जेम्पशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 20 लाख रुपीज, जो भी उसका लिमिट है। तो यहां देखो ग्रेचुइटी में 20 लाख की लिमिट होती है। जब जब बार बार आप ग्रेचुइटी लोगे, बार बार रिटायरमेंट होने पे अलग अलग जगह जॉब छोड़ोगे, तो आपकी वो 20 लाख की लिमिट कम होती जाएगी। पहले बार जब आपको ग्रेचुइटी मिला तब अगर आपने सपोज 4 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया, तब आपका 20 लाख का लिमिट 4 से कम हो जाएगा 16 लाख, तो फ्यूचर में आप और 16 लाख का क्लेम कर सकते हो, ठीक है। पेंशन में ये फंडा ही नहीं है, बिकॉज पेंशन में देयर इज नो फिक्स्ड अमाउंट लाइक 20 लाख। लीव सैलरी में है, लीव सैलरी में भी एक मैक्सिमम लिमिट होता है 3 लाख रुपए का आपको मिलता है एग्जेम्पशन। इसमें भी अगर आप अलग अलग एम्प्लॉयर से रिटायर कर रहे हो और बार बार आपको लीव सैलरी मिल रहा है, तो आप बार बार एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो सब्जेक्ट टू टोटल मैक्सिमम 3 लाख, ठीक है। लेकिन VRS में ज्ञान अलग है। मैंने पिछले क्लास में पिलोस पढ़ाया था, उसमें रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑफ VRS पढ़ाया था। VRS में जो एग्जेम्पशन होता है ना 5 लाख का लिमिट, वो एक ही बार आपको मिलता है, चाहे आप उसमें 2 लाख लो चाहे 2.5 लाख लो। बार बार लाइफ में अगर VRS मिला है तो आपको बार बार एग्जेम्पशन क्लेम आप नहीं कर सकते। VRS में 5 लाख की लिमिट होती है, ओनली 1 टाइम एग्जेम्पशन, सेकंड टाइम VRS मिलने पे नो एग्जेम्पशन, ठीक है। वेदर आपको पहले बार 5 लाख मिला था कि कम मिला था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने एक बना दिया तुम लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेचुइटी के बाद विल टॉक अबाउट पेंशन। पेंशन का नंबर है 1010 है, ऊपर दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। पेंशन ना सर 2 प्रकार के होते हैं। पेंशन ना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मंथली पेंशन, कि हर महीने पेंशन आते जा रहा है। पेंशन इज ऑलवेज आफ्टर रिटायरमेंट। हम लोग जब जॉब करते हैं, हमारे 40 साल का जो पीरियड होता है उसमें वी कीप ऑन रिसीविंग मंथली सैलरी, सो वी लाइक दैट मंथली कैश इनफ्लो। तो पेंशन इज दैट थिंग कि वो मंथली कैश इनफ्लो की तरह आफ्टर रिटायरमेंट भी आपको मिलता रहेगा। तो जो मंथली पेंशन मिलता रहता है ना हम लोग को, दैट इज कॉल्ड अनकम्यूटेड पेंशन। मंथली पेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनकम्यूटेड पेंशन। वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं होता, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको कम्यूट करा सकते हो। द वर्ड कम्यूट हैज गॉट वेरियस मीनिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक कम्यूट का मतलब होता है घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, दैट्स ऑल्सो कम्यूट। जैसे तुम अगर अपने घर से कोचिंग सेंटर जा रहे हो, कोचिंग से घर जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो कम्यूट। लेकिन कम्यूट का एक और मतलब होता है इंटरचेंज। अगर आप पेंशन मंथली जो आपको मिल रहा है, मंथली पेंशन को आप लमसम अमाउंट में इंटरचेंज कर लेते हो, दैट्स कॉल्ड कि आपने कम्यूट कर लिया, कम्यूटेशन कर लिया। तो पेंशन कैन ऑल्सो भी लमसम।
लमसम मतलब सपोज मान लो कि मुझे ना 20,000 रुपये पर मंथ किसी व्यक्ति को पेंशन मिल रहा था, 20,000 रुपये पर मंथ। तो उसने बोला कि मेरे को ना लमसम पैसे की ज़रूरत है, मैं 20,000 में से 25% यानी 5,000 रुपया जो है वो मैं कम्यूट कराना चाहता हूँ। तो 5,000 को कम्यूट करा के उसको सपोज 3 लाख रुपया मिल गया, एक ही बार में वन शॉट 3 लाख मिल गया, तो दैट्स कॉल्ड कम्यूटेड पेंशन। तो मंथली पेंशन अब उसका 15,000 होगा और कम्यूटेड उसको एक ही बार में 3 लाख मिल गया। सो कम्यूटेड मीन्स अ लमसम पेंशन। कम्यूटेड पेंशन में एग्जाम्शन है, अनकम्यूटेड में कोई एग्जाम्शन नहीं है। कम्यूटेड पेंशन में एग्जाम्शन कितना है, 1/3 या हाफ। अब यहाँ एक मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, उनको क्वेश्चन में जो कम्यूटेड पेंशन का फिगर लिखा हुआ रहता है ना कि 25% पेंशन को कम्यूट करा के 3 लाख मिला, तो वो 3 लाख का ही सीधा 1/3 या हाफ एग्जाम्शन दे देते हैं, विच इज रॉन्ग। एग्जाम्शन के फॉर्मूला में याद रखिए आप, हाफ हो या 1/3 हो, इट इज मल्टीप्लाइड विथ हाफ हो या 1/3 हो, इट इज मल्टीप्लाइड विथ फुल कम्यूटेड पेंशन। फुल कम्यूटेड पेंशन का मतलब है कि अगर आपने अपना 25% नहीं बल्कि अपना 100% पेंशन जो आपको मंथली आ रहा है पूरा का पूरा ही कम्यूट करा लिया होता, तो जो अमाउंट मिलता है दैट्स कॉल्ड फुल कम्यूटेड पेंशन। तो इट्स अ नोशनल अमाउंट, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 25% कम्यूट करा के मुझे 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 100% कम्यूट करा के मुझे कितना मिलेगा, सिंपल एकदम 3 लाख इंटू 100/25 विच कम्स टू 12 लाख रुपया। तो 12 लाख का 1/3 या 12 लाख का हाफ, दैट इज द एग्जाम्शन। ओके, अगर आपको दो चीजें मिल रही हैं, दो चीजें मतलब अगर आपको पेंशन भी मिल रहा है और ग्रेच्युटी भी मिल रहा है, तो क्योंकि आपको ग्रेच्युटी में कुछ एग्जाम्शन ऑलरेडी सरकार दे रही है, तो पेंशन में एग्जाम्शन कम देगी, यू विल गेट 1/3 एग्जाम्शन। ओके, 1/3 ऑफ द फुल कम्यूटेड पेंशन। अगर आपको सिर्फ पेंशन मिल रहा है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे सरकार फिर पेंशन में आपको ज्यादा एग्जाम्शन देगी, हाफ। ठीक है, हाफ इज मोर देन 1/3। रिमेंबर, हाफ या 1/3 इज नॉट मल्टीप्लाइड विद द कम्यूटेड पेंशन का फिगर गिवन इन योर क्वेश्चन। मोस्ट क्वेश्चंस में क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि जो भी एम्प्लॉय है वो अपना पूरा कम्यूट नहीं करा रहा, पार्शियली कम्यूट करा रहा है, तो आपको उससे होल कम्यूट निकालना पड़ता है। ठीक है, और फिर उसमें 1/3 या हाफ देना पड़ता है। यहाँ एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि फिगर टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, सो यू डोंट मेक इट नेगेटिव। मान लीजिए कि आपको कम्यूटेड पेंशन आपको मिला 3 लाख रुपया, ठीक है, अभी मेरे एग्जाम्पल में 25% का कम्यूट कराया 3 लाख रुपया, तो 100% का 12 लाख होता। और सोच के देखो 3 लाख हाथ में मिला है, अब आप बोलोगे कि सपोज सर ग्रेच्युटी मिल रहा है तो 1/3 एग्जाम्शन, तो 1/3 और 12 लाख 4 लाख, तो 3 लाख में से 4 लाख माइनस करो तो माइनस आ जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्शंस में याद रहे द एग्जाम्शन अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन द रिसीव अमाउंट। तो रिसीव अगर आपको 3 लाख हो रहा है तो एग्जाम्शन विल लिमिटेड टू 3 लाख ओनली। फिर 1/3 या हाफ अगर बड़ा फिगर आ भी रहा है तो इट विल बी लोअर डाउन टू द एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, तो इसमें इस पूरे टॉपिक में पेंशन में इसके लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बनाया है सॉल्व करने के लिए सम्स को। 2 टिप्स आप याद रखोगे। ठीक है, हमेशा जैसे ही सम दिखे सबसे पहला काम आप करो फुल कम्यूटेड पेंशन कैलकुलेट कर लो, बिकॉज आपसे मिस्टेक हो जाएगा कि वो लोग जो कम्यूटेड फिगर देंगे आप उसी का 1/3 या हाफ एग्जाम्प्ट कर दोगे, विच इज रॉन्ग। 1/3 या हाफ इज ऑफ फुल कम्यूटेड पेंशन। तो 25% का 3 लाख, तो 100% का 12 लाख, तो ये 12 लाख का फिगर पहले निकाल लो, एग्जाम्पल है जस्ट। सेकेंड, आप भूल जाओगे, आप कम्यूटेड पेंशन और उसके एग्जाम्शन में इतना खो जाओगे दैट यू विल फॉरगेट कि इस इंसान को पर मंथ भी कुछ मिल रहा है। तो जो पर मंथ इस इंसान को मिल रहा है दैट्स कॉल्ड अनकम्यूटेड, दैट्स फुल्ली टैक्सेबल। तो वो वाला चीज भी तुमको अपने सम्स में डालना है, वो नहीं डालोगे तो 50% तो वही रॉन्ग हो गया तुम, दैट यू हैव सॉल्व्ड ओनली द कम्यूटेड पार्ट, यू हैव नॉट सॉल्व्ड द अनकम्यूटेड पार्ट। तो अनकम्यूटेड पेंशन को भी तुम अपना कैलकुलेट करके वहीं पे रख लेना, ताकि यार ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो ये 2 मिस्टेक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स से होते हैं, वही मैंने टिप्स बना के यहाँ पे डाला है। थर्ड टॉपिक, ओके, ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन हो गया, तो थर्ड वन आई विल डिस्कस विथ यू लीव सैलरी। सेक्शन 10 का 10AA लीव सैलरी। लीव सैलरी क्या होती है, हर कंपनी में जब आप जॉब पे जाते हो तो वो लोग आपको कुछ पेड लीव्स देते हैं। पेड लीव्स का मतलब है कि इन दिन अगर आप छुट्टी किए तो ठीक है, पैसा सैलरी कटेगा नहीं, पर अगर उस दिन काम करने आ गए तो बल्कि एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, दैट्स लीव सैलरी। मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, आपके साल भर का जो लीव सैलरी आप कमा लेते हो ना, सपोज आप 12 महीना गए थे, आप छुट्टी मारे ही नहीं, तो आपका लीव सैलरी जमा हो गया है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी लीव सैलरी आपको साल के एंड में या 2 साल के एंड में दे देती है। दे डोंट वेट टिल रिटायरमेंट, ठीक है, वो आपको पहले ही मिल जाता है ड्यूरिंग योर सर्विस। सो एनी लीव सैलरी दैट यू रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस इटसेल्फ दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। नीचे देखो, लीव सैलरी ड्यूरिंग द सर्विस जो भी मिलता है ना वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। रिटायरमेंट के बाद अगर आप लेते हो देन इट इज एग्जेम्प्टेड पार्शियली। ओके, ये याद रखने वाली चीज है एकदम। नाउ लीव सैलरी के एग्जाम्शन में आपको 4 चीजें निकालनी है, 4 में से जो लोवेस्ट है दैट इज द एग्जाम्शन। पहला वाला तो वही होगा ऑब्वियसली एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड,
ठीक है, और एक मैक्सिमम लिमिट होगा 3 लाख। ये दो तो टिपिकल होते हैं एकदम कि एक्चुअल अमाउंट इतना मिला, उससे ज़्यादा एग्जाम्पशन हो नहीं सकता, और लीव सैलरी का मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख। नेक्स्ट दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, दैट डिजर्व्स अ स्टार। ठीक है, लास्ट 10 मंथ सैलरी, इधर लास्ट 10 मंथ सैलरी एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस मंथ आप रिटायर करो उसको छोड़ के लास्ट 10 मंथ्स का टोटल सैलरी, एवरेज नहीं टोटल सैलरी। इसमें आपको BD1C लेना है। क्या लेना है? BD1C, बेसिक प्लस DNS फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्लस कमीशन ऑन फिक्स टर्नओवर वाला, वही। तो लास्ट 10 मंथ्स की टोटल सैलरी, ये तो इजी है, ये निकाल सकते हो। चौथा वाला अच्छा है, चौथा इज कि आपका जितना भी छुट्टी एक्यूमुलेट हुआ है उसका कैश वैल्यू निकालिए। ठीक है, कैश वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव। तो ये सिंपल है, इन्होंने बोला टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स जो आपने इस कंपनी में काम किया है इनटू पर ईयर आपको कितना पेड लीव्स अवेलेबल था, मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, सपोज मेरी कंपनी हम लोग को एक साल में 25 दिन पेड लीव अलाउ करती है, तो 25 दिन इनटू नंबर ऑफ ईयर्स दैट आई वर्क, लेट्स से आई वर्कड फॉर 20 ईयर्स इन दिस कंपनी, टोटल कंप्लीट ईयर्स, तो 20 ईयर्स इंटू 25 डे पर ईयर कम्स टू 500 लीव्स। सो 20 साल में मेरा 500 लीव्स था, उसमें से मैंने 100 दिन छुट्टी कर लिया, तो बचा कितना? 400। सो माई एक्यूमुलेटेड लीव इज 400 डेज। 400 डेज इंटू डेली सैलरी मल्टीप्लाई करूंगा तब वैल्यू आएगा। तो डेली सैलरी कैसे निकलेगा? ये जो थर्ड स्टेप में आपने लास्ट 10 मंथ का सैलरी निकाला ना BD1C, उसी का आप एवरेज निकाल लीजिए एक दिन का। 10 महीने का अगर इतना है तो एक दिन का कितना होगा? डिवाइडेड बाई 300। 10 महीने में 300 दिन, तो 10 महीने का जो आपने टोटल सैलरी निकाला ना 3 नंबर पॉइंट में, उसी को डिवाइड बाई 300 करना, डेली सैलरी आ जाएगा। इनटू हाउ मेनी डेज यू हैव लेफ्ट फॉर लीव, मतलब पेंडिंग बैलेंस आपका है 400 दिन, मल्टीप्लाई कर दो आंसर। इसको सॉल्व करने के लिए वी कैन हैव अ टेबल ऑल्सो, बट इट्स प्रीटी मच कॉमन सेंस। आई विल शो यू द टेबल ऑल्सो। टिप्स फॉर लीव सैलरी एंटाइटलमेंट। ठीक है, ये वही 4 फिगर्स हैं आपके। लास्ट वाला लीव सैलरी एंटाइटलमेंट कैसे निकालना है? टोटल लीव्स पर एनम अवेलेबल अप टू मैक्सिमम 30 लीव। अब मेरी कंपनी अगर 40 लीव देती है एक साल का, तो 30 लीव से ज्यादा नहीं ले सकते। 30 लीव इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स लेस द लीव्स दैट आई हैव ऑलरेडी अवेल्ड और आई हैव ऑलरेडी एनकैश्ड। उसके बाद आएगा एक्यूमुलेटेड लीव, फिर आएगा एवरेज डेली सैलरी बेस्ड ऑन द लास्ट 10 मंथ्स, फिर मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द कैश वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव विच इज ऑल्सो नोन एज लीव सैलरी एंटाइटलमेंट। ठीक है, तो 4 में से जो लोअर होगा दैट इज योर एग्जेम्पशन। So this is what we discussed in our 7th class. We discussed the reductions under section 16 and the 3 retirement benefits. Okay. In next class we'll do provident fund in detail. तो अगला जो अपना रिविजन आएगा उसमें PF का रिविजन रहेगा. Okay. Thank you. Hello everyone. आज हमारी सैलरीज की 8th क्लास थी और 8th क्लास में आज हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लास्ट पोर्शन में 2 टॉपिक सीखे, प्रोविडेंट फंड एंड सुपर एनुएशन फंड। इसके अलावा मैंने 2 लॉन्ग सैलरी कंप्यूटेशन के सम्स भी कराए थे। इस रिवीजन क्लास में मैं आपके साथ प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड डिस्कस करने जा रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 पेजेस का है। ओके, लेट अस डिस्कस। प्रोविडेंट फंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट बेनिफिट जिसका टैक्स इम्प्लीकेशन फर्स्ट ईयर से ही आने लग जाता है। बाकी सारे रिटायरमेंट बेनिफिट जो आप देखते हो ना, ग्रेचुटी, पेंशन वगैरह, वो सब बाद में होता है, आफ्टर रिटायरमेंट होता है। ठीक है, पर प्रोविडेंट फंड ये एक ऐसा बेनिफिट है जो हर साल, सपोज आप 40 साल जॉब करोगे तो हर साल आपके सैलरी कंप्यूटेशन को अफेक्ट करेगा। तो ये एकदम यूनिक है और बाकी सब रिटायरमेंट बेनिफिट से, एंड इट इज वेरी कॉमन इन एवरी ईयर सैलरी कंप्यूटेशन। तो आपके जितने भी सम्स होते हैं ना सैलरी कंप्यूटेशन के, उसमें बहुत चांसेस है कि पीएफ का एक एडजस्टमेंट पक्का रहेगा। व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? एक गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था, ईपीएफ एक्ट 1952, और एक प्रोविडेंट फंड की स्थापना की थी। सो द मोस्ट कॉमन प्रोविडेंट फंड दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ इज कॉल्ड ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसकी वेबसाइट भी ईपीएफओ। कोई भी इंसान जब एम्प्लॉय बनता है तो आपकी कंपनी आपको ना ईपीएफओ का मेंबर बना देगी। ठीक है, आपको ईपीएफओ का अकाउंट नंबर मिलेगा, जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। सोचो जैसे तुम्हारा एक बैंक अकाउंट खुला है, वैसे ईपीएफओ में तुम्हारा एक अकाउंट खुल जाएगा, तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, तुम हर वक्त जाके अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हर महीने जो सैलरी तुमको मिलेगी ना, उसमें 3 चीज काटा जाता है, टीडीएस का पैसा, पीटैक्स का पैसा और प्रोविडेंट फंड का पैसा। सबसे बड़ा अमाउंट प्रोविडेंट फंड होता है। देखो छोटे लेवल पे जब तुम जॉब ज्वाइन करोगे तो टीडीएस कम रहता है, पीटैक्स भी 200 रुपया होता है एक महीने का, पर पीएफ बहुत बड़ा होता है। According to the PF Act, 12% of basic plus DA plus all other necessary allowances
12% एम्प्लॉयर को पीएफ फंड में डालना पड़ता है और 12% एम्प्लॉय की सैलरी से काट के और डाला जाता है, मतलब 24% जाता है। बट इनकम टैक्स एक्ट में हम लोग सैलरी का मतलब बोलते हैं BD1C, बेसिक प्लस डियर्नेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड कमीशन फिक्स परसेंट ऑफ टर्नओवर वाला, ठीक है। तो इनकम टैक्स में हम BD1C लेके बात करते हैं। अब यहाँ फंडा क्या होता है, जैसे टेक दिस एग्जांपल फॉर इंस्टेंस, राम एक एम्प्लॉई है, सोचो कि जरा उसका बेसिक है 40,000, डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है 5,000, कमीशन है 5,000, 50,000। इसमें उसका बॉस 50,000 पे 12% यानी कि 6,000 रुपया अपनी तरफ से पीएफ में डालेगा, विच इज कॉल्ड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। तो एक तो 50,000 पर मंथ का इसका पैकेज है, प्लस 6,000 बॉस और डाल रहा है, तो एक्चुअली इसका टोटल पैकेज कितना हो गया, 50,000 प्लस 6,000, 56,000। तो बॉस क्या कर रहा है, 6,000 अपनी तरफ से पीएफ में डाल रहा है, प्लस इसका जो 50,000 है ना, उसमें से एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 6,000 माइनस कर रहा है और वो भी गवर्नमेंट में डाल रहा है। तो फंड में कितना जा रहा है, 12,000। फंड में कितना जा रहा है हर महीने, 12,000। 6,000 बॉस की तरफ से, 6,000 एम्प्लॉय का, तो 12,000 फंड में जा रहा है। और इस बेचारे को हाथ में कट के कितना मिल रहा है, 50 माइनस 6,000, 44,000। So what is this total package? 44 plus 12, 56,000. That's this package. तो 56,000 के पैकेज में 6,000 तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है और बचा हुआ 6,000 इसके सैलरी से काट करके और जमा किया जाएगा, तो ही विल इन हैंड गेट ओनली 44,000। पर आप डरो नहीं, ये अच्छी बात है। इट्स लाइक एन ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोमेटिक सेविंग स्कीम रन बाय द गवर्नमेंट। आपका वो जो 12,000 है हर महीने कट करके पीएफ में जाके जमा होते जा रहा है भारत सरकार का। दैट इज योर मनी, लाइक योर अकाउंट। तुम जब चाहे उसको चेक कर सकते हो कि उसमें कितना पैसा है, उसमें कितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है। प्रोविडेंट फंड में ड्यूरिंग द सर्विस भी कभी कभी स्पेशल केस में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, वरना मोस्टली रिटायरमेंट के बाद ही होता है। प्रोविडेंट फंड पे भारत सरकार का डबल इंसेंटिव है, ठीक है। यहां पर आपको डबल टैक्स बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो 6,000 रुपये पे टैक्स बच गया आपका। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 6,000 इन माई एग्जाम्पल, वो आपका सेविंग्स हो गया, उसके ऊपर टैक्स बच जाता है। इट इज एग्जेम्प्टेड अप टू 12%। 12% ऑफ व्हाट सर, 12% ऑफ BD1C। इनके लिए तो वो सैलरी का डिविजन अलग है ना, इनके लिए सैलरी मतलब BD1C। तो 12% ऑफ BD1C तक कंट्रीब्यूट करेगा तो वो एग्जेम्प्ट है। तो लो, ग्रेट। बॉस ने जो 6,000 रुपये डाले वो एग्जेम्प्ट है, प्लस मेरा हिस्सा जो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, मैंने भी मेरे सैलरी से भी 6,000 और कट के जमा हुआ है, मेरा कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो, उसका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C, अंडर चैप्टर 6 से, ठीक है। तो 6,000 का तो एग्जेम्पशन और 6,000 का डिडक्शन, मतलब डबल टैक्स बेनिफिट है 12,000 का। जस्ट इमेजिन 56,000 के मेरे पैकेज में 12,000 में मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दैट्स एग्जेम्पशन और डिडक्शन, ओके। इनफैक्ट इनके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता रहता है ना, इट्स लाइक एन बैंक अकाउंट, तो उस पर इंटरेस्ट जमा होते रहता है। तो बोलता है जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्टेड है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप टू 9.5% रेट। तो 9.5% रेट तक तो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्टेड है। सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन या एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है अप टू 9.5% रेट इज एग्जेम्प्टेड। और आजकल 9.5 के नीचे ही चल रहा है रेट, ठीक है। पीएफ पे जो रेट है वो 9.5 के नीचे है, तो एक तरह से तुम सोचो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो सच अ ग्रेट थिंग कि इस इंसान का पैकेज देखो आप कितना हो रहा है, 44,000 विच इज इन हैंड, जो इसको हाथ में कट कुट के हर महीने मिल रहा है। 12,000 पीएफ में जा रहा है जो कि एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट I1 I2 वो भी एग्जेम्प्ट है। तो ये पूरा पोर्शन तो नॉट टैक्सेबल, सरकार केवल इस 44,000 वाले के ऊपर टैक्स लगा रही है। तो पीएफ में हमेशा याद रखना दैट आपको मिलता है डबल टैक्स बेनिफिट, ओके। कंप्यूटेशन में कैसे आता है देखो, जब आप सैलरी का कंप्यूटेशन करते हो, सपोज एक बार मैं मंथली लेके बात कर रहा हूं, लेटेस्ट से सैलरी है 56,000, उसके अंदर 6,000 में 6,000 रुपया बॉस वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट है, वो माइनस होगा, लेस एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 6,000, ठीक है। तो बचा कितना, 50,000। अब मानो इस आदमी का और कोई HP कैपिटल गेन CG नहीं है, IFOS जो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एक्यूमुलेट हुआ है वो भी तो एग्जेम्प्ट है अप टू 9.5%, तो वो भी नहीं है, 50,000, ठीक है। फिर एम्प्लॉय का जो 6,000 जमा हुआ है उसका उसको डिडक्शन मिल जाएगा, यहां पे 6,000 डिडक्शन फ्रॉम GTI। तो नेट टैक्सेबल सैलरी कितना आ रहा है, 44,000। ये मैं जस्ट एग्जांपल दिया हूं पर मंथ कैलकुलेशन के लिए।
तो 6000 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन यू गेट एज एग्जेम्पशन, 6000 एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन यू गेट एज डिडक्शन। ठीक है, ये पीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए देयर इज अ चार्ट, ये चार्ट आप देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा याद करने में हेल्प करता है। सबसे ज्यादा फोकस करना आरपीएफ में, रियल वर्ल्ड में एज एन एम्प्लॉय जो तुम्हारा पैसा जमा होता है वो आरपीएफ में ही होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ, इसी में तुम्हारा पैसा जमा होगा। ठीक है, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करता है वो तो उसकी इनकम नहीं है, वो तो सैलरी में ऐड नहीं होगा, बल्कि उसको डिडक्शन मिल जाएगा जीटीआई में से अंडर सेक्शन 80C। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अप टू 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ BD1C। इंटरेस्ट जो आएगा इन दोनों के ऊपर वो भी एग्जेम्प्ट होता है अप टू 9.5%। तो पूरा एग्जेम्पशन ही है, ऑलमोस्ट पूरा एग्जेम्पशन ही है। एज वेल एज जब आप रिटायरमेंट के बाद पीएफ से पैसा विड्रॉ करोगे, अगर आपने 5 साल जॉब किया है तो उसके बाद जाके आप रिटायरमेंट में पैसा विड्रॉ कर रहे हो पीएफ से, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, यहां तक डन है। दैट्स आरपीएफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर हमारे एग्जाम में यूआरपीएफ भी आता है। यूआरपीएफ क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। बेसिकली यूआरपीएफ का आप मतलब सोचो कि आपकी जो कंपनी है वो आप लोग का पैसा काट काट के सरकार के पीएफ में नहीं बल्कि खुद का एक प्रोविडेंट फंड खोल रखा है उसमें जमा करता है, और इनकम टैक्स ने उसको मना भी कर दिया फिर भी जमा करता है। तो यहां पर आपको नो टैक्स बेनिफिट। आरपीएफ में आपको मिलेगा डबल टैक्स बेनिफिट, और यूआरपीएफ में आपको मिलेगा नो बेनिफिट, नो टैक्स बेनिफिट। ना डिडक्शन मिलेगा ना एग्जेम्पशन मिलेगा, ना डिडक्शन मिलेगा ना एग्जेम्पशन मिलेगा। जब आपका कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होता है उसको 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपके बॉस जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो शुरू में तो एग्जेम्प्ट रहेगा पर बाद में वो टैक्सेबल रहेगा अंडर द हेड सैलरी जब आप विड्रॉ करोगे फाइनली गुल्लक फोड़ के। ठीक है, इंटरेस्ट शुरू में तो एग्जेम्प्ट रहेगा पर बाद में टैक्सेबल रहेगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन गोज अंडर द हेड सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन गोज अंडर द हेड IFOS। तो यहां पे ना आपको एग्जेम्पशन का फायदा है ना आपको डिडक्शन का। वर्किंग कैसे वो समझ लो। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड एग्जेम्प्ट किया है, लेकिन फाइनली जिस दिन विड्रॉ करोगे उस दिन फुल्ली टैक्स ले ही लेंगे, तो एग्जेम्पशन हुआ नहीं। आपका जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा और डे 1 से ही उसके ऊपर सैलरी चार्ज होते जाएगा, तो बाद में अलग से सैलरी चार्ज होने की जरूरत नहीं, बिकॉज शुरू से ही सैलरी चार्ज किए बाय नॉट अलाउिंग यू डिडक्शन। तो ना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड और ना एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन है, ये यूआरपीएफ है। तीसरा याद रख सकते हो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड SPF, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का होता है, तो यहाँ सब कुछ एग्जेम्पशन है और डिडक्शन भी मिलेगा। यहाँ 12% और 9.5% की लिमिट भी नहीं है। आपने नोट किया होगा चार्ट में कुछ और था जो मैंने बताया नहीं, ये मैंने नहीं बताया क्योंकि ये अमेंडमेंट आया है प्रोविडेंट फंड के अंदर एक एक्स्ट्रा, कि जो बहुत बड़े लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं जिनका पैकेज बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए सरकार नया ज्ञान लेके आई है कि उनको इतना ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उनको एक लिमिट के बाद प्रोविडेंट फंड पे भी टैक्स लगना चालू हो जाएगा। तो ये फुल अमेंडमेंट एक अलग टॉपिक है, इसको मैं अलग से बाद में कभी डिस्कस करूंगा, अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। क्लास के अंदर तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर ही दूंगा, सैलरीज की जो 9th क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है? वो पूरा भयंकर सुंदर अमेंडमेंट है, उसके फॉर्मूलाज होते हैं कैलकुलेट करने के, ऑल दैट आई विल टीच इन क्लास। नेक्स्ट है सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड का चार्ट इज वेरी सिमिलर टू द अबव चार्ट एक्सेप्ट दैट कि यहां पर 12% और 9.5% का लिमिट नहीं है। सुपर एनुएशन फंड कोई सरकारी फंड नहीं होता। सुपर एनुएशन का मतलब होता है जब आप किसी कंपनी में पूरा रिटायरमेंट एज तक काम करते हो 60 साल की उम्र तक और फिर हटते हो, दैट्स कॉल्ड सुपर एनुएशन। तो वहां पे कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा सुपर एनुएशन बेनिफिट देना चाहती है ताकि बाकी एम्प्लॉयज को भी इंस्पिरेशन मिले और वो कंपनी में एंड तक रुकें। सुपर एनुएशन फंड बॉस का खुद का बनाया हुआ फंड होता है, उसमें अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस फंड को अप्रूव कर देता है देन इट इज कॉल्ड ASF, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, और नहीं करता है देन इट इज कॉल्ड URSF। इसमें टैक्सेबिलिटी का जो पूरा स्ट्रक्चर एकदम ऊपर से मैच करता है, बस फर्क क्या है यहाँ पे 12% और 9.5% की लिमिट नहीं है। जो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो तो इनकम होता नहीं उसका, तो वो सैलरी में ऐड नहीं होगा, उल्टा उसका 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉयर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट रहेगा अप टू सर्टेन लिमिट, इंटरेस्ट जो है वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, फाइनली लास्ट में जब विड्रॉ करोगे तो भी एग्जेम्प्ट है। बाकी सारा जो ज्ञान है 7.5 लाख और रूल 3 भी वो अमेंडमेंट का हिस्सा है,
वो मैं अलग से कराऊंगा बाद में। नीचे जो अनरिकग्नाइज सुपरएनुएशन फंड है, नो डिडक्शन नो एग्जाम्पशन, वहां पे एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो शुरू में भले ही एग्जाम दिख रहा है, पर जिस दिन आप गुल्लक फोड़ के निकालोगे उस दिन वो पूरा का पूरा टैक्सेबल, उस पर इंटरेस्ट भी टैक्सेबल, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो भी IFOS में टैक्सेबल। दैट वाज सुपरएनुएशन फंड। विद दिस PF एंड SF, ऑलमोस्ट ऑल आवर डिस्कशन ऑन सैलरीज कम टू एन एंड। नाउ अभी मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने 8 छोटे छोटे रिवीजन क्लासेस लिए हैं, 8 क्लासेस के बाद छोटे छोटे रिवीजन क्लासेस लिया है और YouTube में डाला है, इन सब को कंबाइन करके एक फुल सैलरी का रिवीजन वीडियो बनेगा विच विल बी आई थिंक अराउंड 2 आवर्स और समथिंग, और वो मैं पुट कर दूंगा फुल सैलरी का रिवीजन, ठीक है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि अब आगे हम लोग अगली क्लास में सैलरीज का जो 9th क्लास है उसमें हम लोग सम सॉल्विंग करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द PF का एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो मुझे सिखाना है, ठीक है। तो सम सॉल्विंग में बहुत तुमको काम आएगा, ओके। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, आफ्टर 2 days आई विल स्टार्ट कैपिटल गेन। सैलरी हम लोग खत्म होगा एंड देन आई विल स्टार्ट अ वेरी बिग हेड कॉल कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी नई नई चीजें आए हैं, अमेंडमेंट आए हैं। और कैपिटल गेन्स क्या होता है, स्टूडेंट का कमजोर हो जाता है। कमजोर किस लिए होता है, बिकॉज यूजुअली वो PGBP के बाद पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो PGBP में हिम्मत टूट जाती है तो कैपिटल गेन को भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। तो कैपिटल गेन हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत जबरदस्त हेड है वो, ठीक है। ओके, क्लोज करता हूँ आज का रिविजन सेशन। थैंक यू।